हेलो एवरीवन। सो आप सभी लोगों का स्वागत है बच्चों हमारे इस वन शॉट में। और इस वन शॉट में हम लोग एक ही शॉट में बच्चों पूरे के पूरे कंप्लीट सेट चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। और इसी के साथ में आप लोगों को ये बात भी बता दूं कि इस वन शॉट को अगर आपने पूरी तरीके से कर लिया तो हर वैरायटी के मैं क्वेश्चन भी इसमें करवा दूंगा, जिस तरीके के आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे क्लास 11th में। हर एक चीज को मैं यहाँ पर कवर करवा दूंगा। बस आप लोगों को इस वन शॉट को टुकुर टुकुर करके देखना है, बिल्कुल टुकुर टुकुर करके देखोगे तभी काम बनेगा। तो आइए जरा शुरू करते हैं हमारे इस वन शॉट को और देखते हैं इस वन शॉट में हम लोगों को कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर फोकस करना है। सबसे पहले ही बात करेंगे हम लोग डेफिनेशन की, सेट की डेफिनेशन क्या होती है। लेकिन उससे भी पहले पता है आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए हमारे बारे में क्या पता होना चाहिए कि आप सभी लोगों के लिए हम लोगों ने हमारा डाउट इंजन लेकर के आ चुके हैं, जो कि हमारी केल्विन लाइव ऐप पर है, जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आप सिर्फ फोटो खींचिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, किसी भी क्वेश्चन की फोटो खींचो और फोटो खींच करके आप लोगों को आपका सोल्यूशन मिल जाएगा एंड दैट्स ऑल। सेट चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है बच्चों जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स आप सबसे जल्दी गेन कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि आप इस वन शॉट के देखने के बाद आप लोग ये बात बोल पाएंगे कि हाँ, सेट एक्चुअल में एक सबसे आसान चैप्टर भी है। और मैं आपके ऊपर भरोसा करता हूं। क्यों? क्योंकि केल्विन एक भरोसा है बच्चों। आइए जरा बात करते हैं बच्चों हम लोग हमारे टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास एक वर्ड आता है विच इज सेट। तो सेट की सबसे पहले डेफिनेशन को समझ लेते हैं। जैसे ही हम लोग सेट वर्ड का नाम सुनते हैं मेरे दिमाग में आता है सेट, यहाँ पे रखा हुआ एक सेट, यहाँ पे रखा हुआ है। हमारे दिमाग में सेट वर्ड को सुनते ही जो विजुअलाइजेशन होता है, जो विजुअल सामने आता है, उसको बोलते हैं बच्चों क्या अपन लोग कलेक्शन बोलते हैं। आई एम राइट? होता है सबसे पहले क्या हो जाता है भाई, कलेक्शन आ जाता है सामने। लेकिन क्या सारे के सारे कलेक्शन सेट होते हैं? अब आप बोलोगे नहीं नहीं सर, मैंने पढ़ा है, अभी ताजा ताजा पढ़ा है कि सारे के सारे कलेक्शन जो होते हैं वो सेट नहीं होते। किसको हम लोग सेट बोलते हैं जरा ध्यान से समझते हैं इसको। अगर मैं बात करूं कलेक्शन की तो सारे कलेक्शन को सेट नहीं बोला जाता। जो वेल डिफाइंड होते हैं, जिनमें एलिमेंट्स क्या होते हैं बच्चों, वेल डिफाइंड एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम लोग बोल देते हैं सेट। जो वेल डिफाइंड नहीं होते उनको हम नहीं बोलते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अभी यहाँ पर मान लीजिए T20 वर्ल्ड कप आ रहा है। T20 वर्ल्ड कप में मैं आपसे कहता हूं कि आपके फेवरेट 16 प्लेयर, और मैं एक जगह कहता हूं कि BCCI ने 16 प्लेयर सिलेक्ट किए हैं टीम के लिए। अब मुझे एक बात बताइए, आप किसी भी वेबसाइट पर जाएंगे, किसी भी बंदे से पूछेंगे, किसी भी स्टेट में चले जाएं, किसी भी कंट्री में चले जाएं, ये 16 के 16 प्लेयर कभी चेंज नहीं होने वाले जो BCCI ने बोले। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 16 फेवरेट प्लेयर बताओ, तो आपके जो फेवरेट प्लेयर होंगे, तुमने तो बेटा स्मृति मंधाना को रख दिया होगा फेवरेट लिस्ट में, है ना? लेकिन स्मृति मंधाना नहीं, विराट कोहली नहीं, MS धोनी नहीं, क्योंकि यहां पर अब हो क्या चुका है, क्योंकि जब मैं बात करता हूं 16 फेवरेट प्लेयर्स की, तो आपके फेवरेट प्लेयर भाई, आपके फेवरेट प्लेयर जो आपके फेवरेट, मेरे फेवरेट कोई और होंगे, आपके फेवरेट कोई और, आपके दोस्त के फेवरेट कोई होंगे, उसके दोस्त के फेवरेट कोई होंगे, उसके दोस्त के फेवरेट कोई और होंगे। सो सबके जो फेवरेट हैं वो अलग अलग निकल के आएंगे। तो है तो ये भी 16 है, ये भी कलेक्शन, बट क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये वेल डिफाइंड जो है वो नहीं है। और इसी के साथ साथ ये पर्सन टू पर्सन चेंज भी तो हो रही है। पर्सन टू पर्सन क्या हो रही है, ये चेंज हो रही है। जब ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो रही है तो मैं कैसे कह सकता हूं बच्चों? में नहीं कह सकता मैं कि ये एक सेट है। तो ये वाली कलेक्शन जो है बच्चों ये एक सेट नहीं है, लेकिन ये वाली कलेक्शन सेट है बिकॉज ये वेल डिफाइंड है। आप कहीं पर भी जा रहे हैं, आपको वही 16 प्लेयर दिख रहे हैं, आप वही 16 प्लेयर के नाम बताए जा रहे हैं। मैं भी बताऊंगा तो वो बताऊंगा, आप बताओगे तो वो बताओगे, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। ओके तो सारी सबसे पहले सेट के नाम से सुनते हमारे दिमाग में है कलेक्शन। कलेक्शन दो तरीके की होती हैं, एक होती है वेल डिफाइंड, एक वेल डिफाइंड नहीं होती। अगर एक वेल डिफाइंड है, दूसरी ऑब्वियस सी बात है कि वेल डिफाइंड नहीं होगी। तो एक वेल डिफाइंड है और एक वेल डिफाइंड नहीं है। तो जो वेल डिफाइंड नहीं है वो हमारा सेट नहीं है, जो वेल डिफाइंड है वो हमारा सेट होगा। और दूसरी तरीका ये भी है कि भाई पर्सन टू पर्सन जो चेंज हो रहा है वो भी सेट नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि वो वेल डिफाइंड नहीं है। अच्छा, सेट को डिनोट करने का जो तरीका होता है, किसी भी सेट को डिनोट करने का जो तरीका होता है वो होता है बच्चों हमारा कैपिटल लेटर, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D, कैपिटल X, इस तरीके से।
लेकिन अगर वहीं पर मैं उसके एलिमेंट्स को डिनोट करने लग जाऊं, कभी डिनोट करने की नौबत आ गई तो हम उसे डिनोट करते हैं बच्चों स्मॉल लेटर से। किससे डिनोट करते हैं हम लोग इसको? स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। क्लियर है? तो भाई सेट को डिनोट करना है या उसके एलिमेंट को डिनोट करना है तो कैसे करना है? अगर सेट को डिनोट करना है तो कैपिटल लेटर से, और सेट के एलिमेंट को करना है तो स्मॉल लेटर से। क्लियर हो गई कहानी? ग्रेट। इफ A is an element of set A, then we say that A belongs to A। पहले तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल लिख करके दिखाता हूं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए एक कैपिटल मैंने ये ले लिया 1 2 3 4, मैंने इस तरीके से लिख दिया। अच्छा, ये जो करली ब्रैकेट्स हैं, दीज आर द करली ब्रैकेट्स। करली ब्रैकेट्स, इसी वीडियो में मैं आपको ब्रैकेट का साइंस भी समझाऊंगा और कितने तरीके के ब्रैकेट होते हैं ये भी बताऊंगा मैं। तो देखो ये एक सेट है, इस सेट के अंदर ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इस तरीके से हर एक एलिमेंट को मैंने एक एक कोमा से अलग अलग कर रखा है, वरना पता नहीं चलेंगे ना एलिमेंट्स हैं। तो ये मैंने यहाँ पर सेट बना दिया। अब बच्चों और देखो इसको मैं डिनोट किससे कर रहा हूँ? कैपिटल लेटर से। अब मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनना। अगर आपकी बात करूँ तो अगर आप अपनी फैमिली को क्या बोलते होंगे? मेरी फैमिली तो अनोखी है, पूरी दुनिया में मेरी जैसी कोई फैमिली नहीं है, ऐसे बोलते हो तुम। और रियली भी सच भी है, ये नहीं है ना तुम्हारी जैसी कोई फैमिली कोई और, ठीक है। तो अगर नहीं है, अगर तुम्हारी फैमिली यूनिक है, यानी कि तुम्हारी फैमिली क्या है बच्चों? एक सेट है। तुम्हारी फैमिली सेट है बच्चों। तो अगर तुम्हारी फैमिली सेट है तो इसका मतलब तुम उस फैमिली के क्या हुए? एक एलिमेंट हुए। तुम कभी रोड पे निकल जाते हो, गलियों में निकल जाते हो तो क्या कहते हो? कहता है पल पल तुमसे हो के दिल ये नहीं बच्चों, ऐसे नहीं कहेगा। मेरी बात को ध्यान से समझना कि अगर मैं कभी भी एक सेट की बात कर रहा हूं और उसमें एक एलिमेंट है, यानी कि तुम्हारा परिवार एक सेट है और तुम उसके एक एलिमेंट हो, तो जब तुम गली में निकलते हो और तुमसे पूछा जाता है किंगे को जा रहा हो, तो तुम बोलते हो मैं उस घर से बिलोंग कर रहा हूं और दूध की थैली लेने जा रहा हूं, ठीक है। तो कहने का बस इतना सा मतलब है कि आप ये बताते हैं, अगर आप एक एलिमेंट है तो आप ये बोलते हैं कि मैं उस पर्टिकुलर सेट से बिलोंग करता हूं। क्लियर हो गई कहानी? तो आप क्या बोलेंगे? 1 जो है वो बिलोंग करता है किससे? ए से। अब इसका एक साइन भी होता है इस तरीके से, सी बना दिया और बीच में से चीरा लगा दिया, ठीक है। तो 1 क्या है? बिलोंग कर रहा है। 2 क्या है बच्चों? बिलोंग कर रहा है। लेकिन अगर वहीं बच्चों में 6 की बात करूं तो 6 तो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे? बिलोंग का साइन बनाएंगे और बिलोंग के साइन को काट देंगे, क्योंकि 6 जो है डज नॉट बिलोंग, मतलब 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए। क्लियर हो गई कहानी? आइए जरा अब मैं कुछ सवाल करवाता हूं आप लोगों को। हम लोग क्या करेंगे? एक टॉपिक समझेंगे, सवाल करेंगे, टॉपिक समझेंगे, सवाल करेंगे, टॉपिक समझेंगे, सवाल करेंगे, ऐसे चलेंगे आगे। ओके, आइए जरा तो बात कर लेते हैं बच्चों यहां पर कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर। देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैंने उठाया है, हालांकि मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उठाए हैं इसमें, मैंने कुछ एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी उठाए हैं, मैंने कुछ अरिहंत से भी क्वेश्चन उठाए हैं, मैंने अलग अलग पब्लिकेशन से क्वेश्चन उठाए हैं इसमें। द कलेक्शन ऑफ, मतलब इसको करने के बाद आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो हम तो जानते हैं भाई, अगर पहले वाले की अगर आप बात करेंगे तो भाई सबसे पहले तो जून भी आ जाता है, जुलाई भी आ जाता है और बच्चों जनवरी भी आ जाता है, और इन तीनों के अलावा मुझे नहीं लगता कोई और होता है। और देखिए अगर आप कहीं पर भी जाएंगे, आप इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया, कहीं पर भी किसी बंदे से पूछेंगे, बंदी से पूछेंगे, दोस्त से पूछेंगे, दोस्तनी से पूछेंगे, सखा से पूछेंगे, सखी से पूछेंगे, किसी से भी पूछेंगे, सब यही बताएंगे जून जुलाई जनवरी या जनवरी जून जुलाई, ठीक है। तो ये परसेंट टू परसेंट तो चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब इट इज ए सेट। क्लियर हो गई कहानी? ओके, बात करता हूं मैं दूसरे की। कह रहे हैं द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। 10 सबसे ज्यादा टैलेंटेड। अब देखिए टैलेंट की भी अपनी परिभाषा है। किसी को आप टैलेंटेड समझते हो, जैसे कि कुछ लोग लिपसिंग करते हैं, हम उनको टैलेंटेड समझते हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हें टैलेंटेड नहीं समझते। कुछ लोग डांस करते हैं, कुछ लोग उन्हें टैलेंटेड समझते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये तो फालतू की चीज है। समझ रहे हो? तो लोगों का अपना अपना पर्सपेक्टिव है, किसी को कोई टैलेंटेड समझ रहा है, किसी को कोई टैलेंटेड नहीं समझ रहा। हमारे फैजू जी इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनको टैलेंटेड नहीं समझ रहे लोग, ठीक है। तो बहुत सारे लोग हैं
बहुत सारे लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको कुछ लोग टैलेंटेड समझते हैं, कुछ लोग टैलेंटेड नहीं समझते। तो इसलिए टैलेंटेड यहाँ पर ना कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं है। द मोस्ट टैलेंटेड राइटर, टैलेंटेड जो है वो पर्सन टू पर्सन चेंज करती है चीज़। आपके कोई 10 फेवरेट राइटर्स अलग होंगे, मेरे कुछ अलग होंगे, किसी और के कुछ अलग होंगे, किसी और के कुछ और अलग होंगे, है ना। तो ऐसे चलती है कहानी। तो मैं बोलूँगा दिस कलेक्शन is changing person to person। is it clear? ये भाई पर्सन टू पर्सन जो है वो चेंज हो रही है, दैट्स वाई ये कलेक्शन जो है पर्सन टू पर्सन चेंज हो रही है, दैट्स वाई मैं इसको बोलूंगा इट इज नॉट अ सेट, हेंस इट इज नॉट अ सेट। ओके जी, आइए जरा अगले सवाल की ओर चलते हैं। अ सेट, अ कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। मेरे फेवरेट राइटर्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मुंशी प्रेमचंद ने जो लिख दिए हैं वो तो कंपलसरी है ना भाई। ये उन्होंने अगर 10 किताबें लिखी हैं, उन्होंने अगर 10 नॉवेल्स लिखे हैं, तो नो वन कैन चेंज देम। भाई अगर उन्होंने 10 लिखे, मैं भी उन्हें 10 ही बताऊंगा, आप भी 10 बताएंगे, कोई वेबसाइट भी 10 बताएगी और कोई न्यूज़ चैनल भी 10 बताएगा। कोई भी बंदे से आप पूछेंगे, मुंशी प्रेमचंद खुद 10 बताएंगे, तो यानी कि ये सटीक है, ये वेल डिफाइंड है। यानी कि मैं क्या बोलूँगा यहाँ पर, इट इज अ सेट। क्लियर है बच्चों? ठीक है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा। द कलेक्शन ऑफ, फोर्थ वन, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स। देखिए बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चों को आप लोगों ने देखा होगा, वो कॉकरोच देखते हैं और ऐसे बोलते हैं अच्छा लग रहा है। और बच्चों कुछ लड़कियों को देखा होगा कि अगर वो यहाँ खड़ी हैं और उन्होंने अगर देख लिया है कि यहाँ पर कॉकरोच है, तो वो ऐसे हो जाएंगे। बस यहीं पर मैंने आपको समझा दिया कि भाई लोग कुछ कॉकरोच उठा करके ऐसे घूम रहे हैं और डिस्कवरी पे तो खा भी ले रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर जो हमारी छोरी छोरों से कम नहीं है, लेकिन कॉकरोच से डर गई है लड़की, तो वो डर रही है भाई, वो डर रही है। और अगर वो डर रही है, इसका मतलब ये है कि कोई किसी से डरता है, कोई किसी से नहीं डरता है। भाई हम शेरों को देखते हैं कि भाई दुबई वाले शेखों ने पाल रखा है, वो भाई साहब खाना खिला रहे हैं उन्हें, और हम दिन धा कर देंगे अगर सामने आ गया तो इसी वजह से बच्चों, डेंजरस, दिस वर्ड इज ऑल्सो इज नॉट डिफाइंड वर्ड, इट इज नॉट वेल डिफाइंड बच्चों। इट इज अ कलेक्शन एंड दिस कलेक्शन इज चेंजिंग पर्सन टू पर्सन। तो यानी कि मैं बोलूंगा दिस कलेक्शन इज changing person to person, hence it is not a set। क्लियर हो गई कहानी? क्लियर है जी? यानी कि मैंने आपको डेफिनेशन भी समझा दी, मैंने आपको क्वेश्चंस भी करवा दिए इसके। अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ और बात करूंगा हमारे अगले टॉपिक के बारे में। जैसे कि हमको पता चल गया कि भाई एक जो सेट दे रखा है आपको 1 2 1 3 5 7 9 11 13 एंड 15, ये इसके अंदर बच्चों क्या है, एलिमेंट्स दे रखे हैं। जब ये इसके अंदर एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो इसका मतलब अब मुझसे अगर कोई पूछेगा क्या 1 इससे बिलोंग करता है, बिल्कुल भाई ऑब्वियसली 1 बिलोंग करता है, देखो हमें दिख रहा है। अगर कोई मुझसे पूछेगा क्या 6 बिलोंग करता है, क्या 6 इसमें दे रखा है, बच्चों नहीं दे रखा, तो क्या बच्चों 6 बिलोंग करेगा, नहीं करेगा भाई, मना कर देंगे हम तो। अगर कोई आपसे पूछ लेगा बच्चों कि 9 बिलोंग करता है, भाई 9 तो बिलोंग करता है, ठीक है। और अगर कोई आपसे पूछ लेगा कि 11 क्या 14 बिलोंग करता है, नहीं है भाई 14 नहीं करता बिलोंग। उसी तरीके से ये बिलोंग नहीं कर रहा, ये वाला हम लोगों ने क्वेश्चन यहाँ पे खत्म किया। अब जब मैंने ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे खत्म किया बच्चों, तो इसका मतलब अब यहाँ पर अब आप लोगों को भी मेरी बात को समझना पड़ेगा। समझना ये पड़ेगा कि अब अगर जैसे मान लो कोई आप क्वेश्चन करते हो, अगर आप किसी में अटक गए, तो आपको कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको बस केल्विन लाइव ऐप को डाउनलोड कर लेना है और उसमें जो भी क्वेश्चन, केल्विन लाइव ऐप को डाउनलोड कर लेना है। आपको जो भी क्वेश्चन में परेशानी आए, और ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आपको परेशानी आती है तो आप सभी लोग उसे फोटो को अपलोड करो और तुरंत को तुरंत आंसर पाओ। ये तो मैंने सारे बता दिए, अगर आप कोई नई क्वेश्चन करते हैं तो। अच्छा, इसी के साथ बच्चों आप सभी लोगों को ये बात भी बता दूं, आप हमारे पेड कोर्स में भी ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है जी। तो बच्चों मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ रोस्टर फॉर्म के बारे में समझाऊंगा। आइए ज़रा, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक सेट है,
भाई सेट को लिखने का तरीका होगा, सेट को लिखने का क्या तरीका होगा भाई, हम उसको क्या बोलते हैं अच्छी भाषा में, रिप्रेजेंटेशन। अब रिप्रेजेंटेशन बच्चों सेट की दो तरीके से होती है, एक होती है बच्चों रोस्टर फॉर्म और एक होती है बच्चों क्या सेट बिल्डर फॉर्म। अब इस बात को आप लोग ध्यान से समझेंगे, ठीक है। ये दो चीज़ें मैं आप लोगों को समझाऊंगा और बहुत प्यार से समझाऊंगा और बहुत प्यार से देखिए बच्चों आप समझ जाएंगे इसको। भाई रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है? रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है लिस्ट ऑल एलिमेंट्स, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स, ठीक है। जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे लिख डालो, पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या हो जाती है इसमें भाई, पहली बात तो ये आप लोगों ने लिख दी कि भाई लिस्ट कर दो, सारे के सारे एलिमेंट्स को लिख दो, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेपरेट देम बाय कोमास, भाई उन सभी को आप सेपरेट कर सकते हैं बाय कोमास, कोमा से आप उन सभी को सेपरेट कर सकते हैं अलग अलग करके, जैसे मैंने अभी लिखा था 1 2 3 4 तो मैंने कोमा लगा दिया था हमने, ठीक है। फिर इसके बाद एनक्लोज्ड बाय करली ब्रैकेट, इस करली ब्रैकेट से बच्चों आप लोग उसे क्या कर सकते हैं, एनक्लोज्ड कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं आप उसको, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी होंगी। नो नीड टू रिपीट एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट को बच्चों रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक और बात है आपको, नो नीड ऑफ एनी सीक्वेंस, बच्चों किसी भी तरीके की किसी भी सीक्वेंस की कोई नीड नहीं है। जैसे मैं समझाता हूँ आप लोगों को, पहली कंडीशन कि जैसे मान लीजिए आपने 1 2 3 4 लिख दिया, ठीक है जी, आपने इसे सेपरेट किया कोमा से, एनक्लोज कर दिया इस वाले ब्रैकेट से। आप इसको बच्चों ये भी लिख सकते थे, आप इसको 4 3 2 1 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको बच्चों ये भी लिख सकते थे 1 1 1 2 2 3 3, ये बच्चों अभी भी इसी के बराबर होता, 1 3 2 4, ये दोनों इसके बराबर है, ये इसके बराबर है बच्चों, ये बराबर है सब कुछ। मैं इसको दोबारा से कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। आप देखिए आपने इसमें 1 को 3 बार लिख दिया, आपने 2 को 2 बार लिख दिया, 3 को 2 बार लिख दिया और 4 को 1 बार लिख दिया, फर्क नहीं पड़ता, एक एक बार भी लिखते तो भी चलेगा। इसीलिए मैंने कहा नो नीड टू रिपीट एनी एलिमेंट, किसी को रिपीट करने के लिए लिखने की जरूरत नहीं है। 3 बार लिखा है तब भी उसका मतलब है कि 1 बार लिखा और 1 बार लिखा है मान लो 3 बार लिखा है, क्लियर है? कुल मिला के कहना ये चाहते हैं। फिर इसके बाद बच्चों एक और चीज़, एक और सिनेरियो बनेगा। वो सिनेरियो क्या होगा कि आप जैसे कि मान लीजिए आपको 100 तक की गिनती लिखनी है इसमें, मतलब कि आपको 100 नेचुरल नंबर्स लिखने हैं। तो 100 नेचुरल नंबर्स ये अच्छा होता है कि भाई मैंने 1 लिखा 2 लिखा 3 लिखा, लेकिन अब 100 लिखने जाऊंगा तो पागल हो जाऊंगा यार। तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे पता है कि कहाँ से शुरू हो रहे हैं कहाँ पे एंड हो रहे हैं, बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं, तो मैंने 1 2 3 लिख दिया, फिर ऐसे डॉट लगा दी, फिर कितना लिख दूंगा मैं 98 99 एंड 100 ऐसे करके लिख दिया मैंने, बस स्टार्टिंग के कुछ लिख दिया, एंडिंग के कुछ लिख दिए। जब मुझे पता है कि ये कहाँ से कहाँ तक, जैसे 1 से 1000 तक, अब लिखने तो नहीं बैठोगे बच्चों, तो इस तरीके से स्मार्टनेस अपनानी है। और एक और कंडीशन हो सकती है कि सारे नेचुरल नंबर लिख दो, तो आपको स्टार्टिंग के पता है 1 2 3 1 2 3 इस तरीके से डॉट लगा देना, बात खत्म हो गई, क्योंकि एंड तो आपको पता ही नहीं नेचुरल नंबर का। नित्या देख लो मैंने यहाँ पे 3 डॉट लगाए, ठीक है ना नित्या। अब यहाँ पे 1 2 3 और मैंने यहाँ पे 3 डॉट लगा दिए, 3 डॉट लगा के छोड़ देना, 3 4 भी लगा देना, ऐसा कुछ नहीं है यार, ठीक है ना। वो नित्या की वजह से बोल रहा था बस मैं। अब नित्या कौन है? नित्या बच्ची है जो कि पेड बैच में है। 1 2 3 अब यहाँ पर बच्चों मैंने 3 डॉट लगा दिए, क्लियर हो गई कहानी आप लोगों को। जब आपको पता है कि 10 या 15 है एलिमेंट, आप सारे लिख दो। आपको लग रहा है कि 100 है एलिमेंट, यार शुरू के लिख देता हूँ और एंडिंग के लिख देता हूँ, तो आप इतना लिख दो, बीच के लिए डॉट लगा दो। और अगर आपको पता चल गया स्टार्टिंग पता है, एंड तो पता ही नहीं आ रही है, जैसे ऑल रियल नंबर है उनका एंड तो पता ही नहीं, तो क्या करोगे? तो ऐसे कर, क्लियर है? आइए अब मैं बात करता हूँ बच्चों आप सभी लोगों से सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में। अब सेट बिल्डर फॉर्म को बताने का प्रयास करेंगे हम आपको। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म का बच्चों सिर्फ एक ही मतलब है कि मैं यहाँ पर सारे एलिमेंट्स नहीं लिखूंगा, सिर्फ मैं प्रॉपर्टी लिखूंगा जो सारे के सारे एलिमेंट फॉलो करेंगे। राइट अ प्रॉपर्टी विच इज फॉलोड बाय ईच एंड एवरी एलिमेंट। एक ऐसी प्रॉपर्टी होगी वो जो सारे के सारे एलिमेंट जो है वो सेटिस्फाई करते होंगे या फॉलो करते होंगे। आपको करना क्या होगा इसमें? आपको करना क्या होगा, आपने इस तरीके का करली ब्रैकेट बनाया, आपने एक्स लिखा, आपने ये वाला साइन लगाया। इस साइन को क्या बोलते हैं हम लोग? हम बोलते हैं सच दैट, यानी कि कुछ इस तरह,
कुछ इस तरह। मतलब कहने का मतलब क्या है कि करली ब्रैकेट बनाया x, ये जो x है यानी कि x क्या है, इसका एलिमेंट है, लेट एन एलिमेंट x माना हम लोगों ने x सच दैट ये जो x है यानी कि जो उसका एक एलिमेंट है वो कुछ इस तरीके से होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बेटा, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, वो प्रॉपर्टी लिख देंगे जो इसको फॉलो करती होगी। बस बात खत्म हो गई। क्लियर है? अब मैं यही चीज़ आप लोगों को इसके एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। आइए जरा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि एक्चुअल में ये क्या सीन है इसका। ये देखिए, रोस्टर फॉर्म भी बोल सकते हैं, टेबुलर फॉर्म भी बोल सकते हैं, लिस्टिंग फॉर्म भी बोल सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म को आप रूल फॉर्म भी बोल सकते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म भी बोल सकते हैं। किसी भी तरीके कहीं पर भी कोई भी दर्द नहीं होगा। क्लियर हो गई कहानी? आइए जरा आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों, डायरेक्टली क्वेश्चन पे कूदेंगे सो दैट आपको सारी की सारी चीज समझ में आ सके। वो बोल रहे हैं कि ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो। रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है बच्चों? रोस्टर फॉर्म का मतलब ये होता है कि आप सभी लोग जो एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे के सारे लिख दें। तो आपका ये सेट क्या है, मान लेते हैं लेट दिस सेट इज ए, हमने ए मान लिया तो ए को लिख दिया, मैंने करली ब्रैकेट बनाया। उसने बोला -3 से लेके 7 तक क्या करना है, मुझे इंटीजर्स बताने। -3 और देखिए ये -3 के बराबर भी हो सकता है और -3 से बड़ा भी हो सकता है। तो अगर आप नंबर लाइन बनाएंगे बच्चों दिमाग में, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। देखिए ये इसको इंक्लूड कर रहा है -3 और -3 से बड़ा, तो इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, ये भी, 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 लेकिन 7 से छोटा है तो बेटा 7 इंक्लूड नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दिया, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5 and 6। बस इतना हो गया, काम खत्म हो गया। लीजिए मैंने सारे के सारे एलिमेंट्स लिख दिए इसमें, एंड दीज एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कोमास। और मैंने यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं किया है। हाँ मुझे दिखे तो मैंने इस तरीके से लिख दिया, आप इन्हें आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं। मैंने कोई भी एलिमेंट रिपीटेड नहीं लिखा है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। क्लियर हो गई कहानी? आइए जरा बच्चों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और अगला सवाल हम लोगों से क्या कहता है ये बात भी हम लोग देख लेते हैं बच्चों। अगला सवाल ये रहा बच्चों, और हमसे वो बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। जैसा कि अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये देखिए ये तो ए ही सेट मान लिया हम लोगों ने, आप क्या करेंगे यहाँ पर एक्स मान लेंगे और फिर यहाँ पे सच दैट। ये तो बच्चों आपको हर सवाल में करना ही करना है। ये तो आप अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है ये तो आप सबसे पहले लिख ही दो, उसके बाद देखो क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ पर देखिए ये 3 के मल्टीपल चल रहे हैं, 3, 6, 9, 12, 15 इस तरीके का दे रखा है। तो आप क्या करें, आप ये बोलें कि x जो है वो मेरा कुछ इस तरह है कि x = में ये 3n है, मल्टीपल ऑफ n है। अब n की जगह पे क्या चल रहा है बच्चों, 1, 2, 3 ऐसे तो चल रहा है। ये क्या लिखा हुआ है, 3 × में 1, 3 × में 2, 3 × में 3, 3 × में 4, 3 × में 5, 3 बस 3 × में 5 तक है। तो और ये बच्चों ये वाले नंबर कौन से होते हैं, ये होते हैं बेटा नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स होते हैं, और नेचुरल नंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल N से डिनोट करते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, बोलूँगा मैं कि जो n जो है ना ये बिलोंग कर रहा है कैपिटल N से। ये जो n है ये बिलोंग कर रहा है उसी, ये जो कैपिटल N है ये सेट है नेचुरल नंबर्स का। तो ये जो n है ये यहाँ से बिलोंग कर रहा है, लेकिन अब मुझे n की भी एक लिमिट बनानी पड़ेगी क्योंकि सारे नेचुरल नंबर तो लिखे नहीं गए ना यहाँ पर। यहाँ पर मुझे n को लिमिट करना पड़ेगा। n कहाँ तक जा रहा है बेटा, 5 तक जा रहा है। तो मैं क्या लिख दूंगा, n जो रहेगा वो 5 या 5 से छोटा रहेगा। 5 से छोटे नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, सॉरी छोटे तो 4 होते हैं, 4 तक होते हैं, और अगर उसके बराबर, क्योंकि मैंने यहाँ पे बराबरी का भी साइन लगा दिया तो बराबर उसके ये होते हैं। तो अल्टीमेटली आप लोगों ने इसका आंसर बच्चों निकाल लिया। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? आप ये भी लिख सकते हो कि x जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 है, लेस देन 18 आप बोल सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 18। जैसे कि यहाँ पर सोल्यूशन में दे रखा है कि x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3 और x जो रहेगा वो 18 से कम रहेगा। ये भी लिख सकते हो और आप ये भी लिख सकते हो। इसमें क्या होता है, एग्जैक्टली सबको दिख रहा है, क्लियर निपट नंगा आंसर है। x = में 3n, n क्या है, नेचुरल नंबर है, तो यानी कि नेचुरल नंबर 1, 2, 3 से शुरू होते हैं। अच्छा 5 तक जा रहा है, ठीक है, तो एक बार 1 रखूंगा तो 3 आ जाएगा, 2 रखूंगा तो 6 आ जाएगा अपने आप ही। देखो अपने आप ही आपको देखो यहाँ पर अगर 5 या 5 से छोटे, अगर 1 रखा तो 3 आ गया, 2 रखा तो 6, 3 रखा 9, 4 रखा 12, 5 रखा 15, लो बन गया, वही बन गया नहीं बन गया। बस इसी तरीके से होती है हमारी क्या बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म। आइए जरा अगला सवाल देख लेते हैं। ये सवाल दे रखा है बच्चों, इसको हमें किस में करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में करना है। अगेन हम लोग कर लेंगे बच्चों। तो यहाँ पर भी देखिए ये a दे रखा है, मैंने x सच दैट। सबसे पहला काम बच्चों आप लोग यही करना,
1 दे रखा है बच्चों, फिर 4 दे रखा है, फिर 9 दे रखा है, 100 तक जा रहे हैं। ये 1 का स्क्वायर दे रखा है, ये 2 का स्क्वायर दे रखा है, 3 का स्क्वायर दे रखा है, यानी कि यहाँ तक आते आते 10 का स्क्वायर हो गया होगा। ठीक है, तो मैं कहूँगा एज एक्स जो है वो बराबर होगा n के स्क्वायर के। n क्या होगा बच्चों, कैपिटल N से बिलोंग कर रहा होगा, क्योंकि 1 2 3 अप टू 10 तक जा रहे हैं, तो ये क्या है, ये नेचुरल नंबर्स हैं। अगर 0 से शुरू होता तो मैं इसको होल नंबर कहता बच्चों। अब यहाँ पर क्या करूँ मैं, क्योंकि n बिलोंग्स टू कैपिटल N है, तो अब मैं यहाँ पर क्या, क्योंकि 10 तक ही जा रहा है तो मैं बोलूँगा 10 और 10 से छोटे। या फिर बच्चों मैं और इसकी जगह पे ये भी लिख सकता था मैं लेस देन 11, क्योंकि 11 से छोटा जो नेचुरल नंबर होता है वो 10 तक ही जाते हैं बस। तो मैंने यहाँ पर इक्वालिटी वाला भी साइन लगा दिया। अब ये चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो, बात एक को ही है। क्लियर हो गई कहानी बच्चों। तो यानी कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया कि भाई सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, रोस्टर फॉर्म क्या होती है। अब हम उन्हें लिखना भी सीख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीख करके छोड़ रहे हैं, इसको लिखना भी सीख रहे हैं। देखिए बच्चों, अगेन एक सेट बिल्डर फॉर्म और आ गए, समझते हैं इसको। सेट बिल्डर फॉर्म को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। 1/2 आ रहा है, 1/5 आ रहा है बच्चों। अब एक मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, और यहाँ पर 3/10 आ रहा है। 1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस में 1। इसको देखो जरा ध्यान से, जो भी ऊपर लिखा है बच्चों उसके स्क्वायर का एक जुड़ रहा है इसमें। जैसे ऊपर 2 लिखा है तो 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 लिखा है तो 3 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 1/2 आ गया, यानी कि 2/5 आ गया, यानी कि 3/10 आ गया। यानी कि जो भी ऊपर लिखा है नीचे उसका स्क्वायर हो रहा है और उसमें एक जुड़ रहा है। और जो भी क्या ऊपर कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 फिर 2 फिर 3, ऐसे चल रहा है। और 1 2 3 से क्या शुरू होते हैं बच्चों, नेचुरल नंबर शुरू होते हैं। तो आइए जरा, ये डी सेट है बच्चों। मैंने क्या किया यहाँ पर, एक्स सच दैट। ये तो आपको हर बार करना है बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म में, मैं इसलिए एक पैटर्न फॉलो करवाता हूँ बच्चों से। तो x इज इक्वल्स टू में n का ही स्क्वायर होगा और प्लस में 1 हो जाएगा। n क्या रहेगा, n बिलोंग करेगा कैपिटल N से, और कहाँ तक जाएगा, 7 तक जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 तक जाएगा। तो आप बोल सकते हैं लेस देन 8 तक रहेगा। बस बात खत्म हो गई बच्चों, देख लो। अब आप 8 से छोटे नेचुरल नंबर कभी भी उठा लेना जिंदगी में, इसके अलावा, और इस फॉर्मूले में पुट कर देना, इसके अलावा कुछ और आ जाए तो बता देना मुझे। आ रही है बात समझ में? आइए बच्चों अगले सवाल की ओर बढ़ता हूं, और अगला सवाल आप लोगों को दिखाता हूं। ये दे रखा है बच्चों, कहते हैं आपसे कि x जो है ना वो किसी नेचुरल नंबर का नेचुरल, क्योंकि इसने यहाँ पे नेचुरल कह दिया, कह रहे नेचुरल नंबर का ना कोई क्यूब है, और ये जो x है यानी कि ऐसे नंबर जिसका क्यूब जो है वो क्यूब आ रहा है, और क्यूब जो है वो 80 से कम आना चाहिए। देखो जरा मेरी बात हो जाए, x ही क्या है, n का क्यूब है। अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ, 1 का क्यूब कितना है बच्चों 1, 2 का क्यूब कितना है बच्चों 8, 3 का क्यूब कितना है बच्चों 27, 4 का क्यूब कितना है बच्चों 64, 5 का क्यूब कितना है बच्चों 125। तो यानी कि यहाँ तक, यानी कि कहने का मतलब ये है कि क्यूब आ गया, किसके क्यूब, मतलब क्यूब जो है वो 80 से छोटा रहे। तो किस किस के क्यूब जो है वो 80 से छोटे हैं, यहाँ तो 1 से लेकर 4 तक। तो यानी कि a इज इक्वल्स टू में 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा। बस ये इन्होंने सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा था, हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना था बच्चों। तो उन्होंने जो कहा वो हमने किया, उन्होंने बोला x, देखो इन्होंने भी फॉलो मेरा वाला ही तरीका किया, x सच दैट x इज इक्वल्स टू में n का क्यूब, और x जो है वो 80 से छोटा होना चाहिए, यानी कि जो क्यूब आ रहा है वो 80 से छोटा होना चाहिए। तो 1 का क्यूब भी 80 से छोटा है, 2 का क्यूब भी 80 से छोटा है, 3 का क्यूब भी 80 से छोटा है, और 4 का क्यूब भी 80 से छोटा है, 5 का क्यूब 125 होता है। क्लियर हो गई कहानी? आइए जरा बच्चों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और वो जो नंबर आ रहे हैं, 1 मिनट, ये तो n हो गया बच्चों, ये तो n हो गया। अभी आप एक काम और करना, ये मतलब आपका फाइनल आंसर नहीं हुआ है, क्यूब है फाइनल आंसर आपका। 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है, ठीक है? क्लियर हो गई कहानी? आइए जरा अगले सवाल की ओर या फिर अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। जी जी जी, टाइप्स ऑफ सेट आ चुके हैं बच्चों। टाइप्स ऑफ सेट का मतलब क्या है? सबसे पहला ही सेट आपके पास आ जाता है बच्चों यहाँ पर एम पट्टी सेट। एम पट्टी सेट क्या होता है बच्चों? एम पट्टी सेट जैसे आपकी ज़िंदगी है, खाली, कुछ नहीं है बेटा इसमें, ठीक है? और जैसी आपकी ज़िंदगी है खाली, वैसे ही बच्चों ये सेट होता है खाली, एकदम कोरा, इसमें कुछ भी नहीं है, सब गायब है, वीराना है, ठीक है? तो एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो उसको हम बोलते हैं एम पट्टी सेट। इसको डिनोट करना सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको या तो आप इस तरीके से डिनोट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट बनाए खाली छोड़ देते हैं, या फिर बेटा आप इसको ऐसे डिनोट करते हैं। कोई बच्चा ये गलती ना करे, ध्यान रखे, इस तरीके से ना करे, ये बिल्कुल नॉन सेंस हो जाता है। ये किसी भी तरीके की बच्चों सेंस को क्रिएट नहीं करता, इसीलिए ये नॉन सेंस होता है, ठीक है? तो खाली सेट यानी कि आपकी ज़िंदगी, कहें तो
एम्पटी सेट। अच्छा जी, आपका बच्चों स्टेटस, आपका लाइफ में क्या स्टेटस चल रहा है, आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, कैसे है बेटा, आप सिंगल है आप? तो अगर आप सिंगल हैं इसका मतलब क्या है, आपका ये जो सेट है जिसमें आप और किसी के साथ आ सकते हैं, तो वो सेट क्या है बच्चों, खाली पड़ा है, कोई नहीं है बेटा उसमें, तो तुम अकेले हो उसमें। तो एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो, उसे बच्चों अपन लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, आप बता सकते हैं, सिंगलेटन। तो आज से बच्चों आप सभी लोग अपने रिलेशनशिप स्टेटस में क्या लिखेंगे, सिंगलेटन। बात समझ में आ गई? जो ना समझ पाए समझ के समझ को समझो, समझना एक समझ है, समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। अरे ना समझ मुझे, मेरी समझ तो तेरी समझ की समझ से बाहर है। आइए जरा तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट और इनफाइनाइट को हम ऐसे समझ सकते हैं, आपकी जिंदगी में खुशियां कितनी हैं, सोचो, आप टिप्स पे गिन सकते हो, ये भी खुशी, ये भी खुशी, ये भी खुशी, नहीं सारी खुशी, लड़की का नाम नहीं बोल रहा बेटा मैं, खुशी खुशी खुशी, ठीक है। तो तुम्हारी जिंदगी में कितनी खुशियां हैं, तुम पिन पॉइंट पे गिन लोगे, ऐसे ऐसे फिंगर टिप्स पे गिन लोगे, 1 2 3 ये खुशियां हैं मेरी। दुख कितने आ रहे पूछो मत, दुख तो बस इतने हैं कि मैं बता ही नहीं सकता। एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट कि भाई अगर मैं फाइनाइट की बात कर भी रहा हूं तो तुम्हारी जिंदगी में खुशी कितनी कि वो फाइनाइट है, तुम वो गिन सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारी जिंदगी में दुख कितने तुम वो गिन नहीं सकते बच्चों। इनफाइनाइट दुख है भाई, इनफाइनाइट बहुत दुख है भाई जिंदगी में, बहुत दुख है भाई जिंदगी में। तो इनफाइनाइट पेन है, इनफाइनाइट दुख है बच्चों ये आपके, ठीक है जी। तो अल्टीमेटली जहां पर आप जिन चीज़ों को आप काउंट कर सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऐसे, मतलब एक सेट जिसके अंदर जो एलिमेंट्स दे रखे हैं अगर आप उन्हें काउंट कर सकते हैं बच्चों तो उनको हम बोलते हैं फाइनाइट सेट, जिनको आप काउंट नहीं कर सकते उनको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। इसको पहचानने का एक और तरीका बताता हूँ कि फाइनाइट सेट में एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पर फाइनाइट सेट में क्या होता है, आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है, नोन होता है, स्टार्टिंग पॉइंट नोन होता है आपको, और आपको जो है बच्चों वो एंडिंग पॉइंट भी नोन होता है। अगर मैं बात करता हूं आपसे फाइनाइट सेट की, क्योंकि आपको पता है कहां से शुरू हो रहा है कहां पे आगे एंड हो रहा है, अगर आपको पता है कहां से शुरुआत है कहां तक एंड है, इसका मतलब उसे गिनने में, जैसे मान लीजिए पॉपुलेशन है, इंडिया की पॉपुलेशन है, आप उसे 3 महीने में 4 महीने में गिन तो सकते हैं, आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता है 1 2 3 से शुरू होगा, कहीं ना कहीं 140 145 करोड़ पे जाके कहीं तो रुकेगा, है ना, गिन सकते हो आप उसे। लेकिन इनफाइनाइट का मतलब क्या है, जहां पर आपको स्टार्टिंग पॉइंट जो है बच्चों वो नोन हो, मतलब आपको पता है कहां से गिनना शुरू करना है, लेकिन बच्चों अगर मैं एंडिंग पॉइंट की बात कर दूं आपसे तो आप भौचक्के रह जाए, आपको पता ही ना हो कि भाई एंड कहाँ होना है, जैसे नेचुरल नंबर्स, जैसे रियल नंबर्स, जैसे होल नंबर्स, जैसे इंटीजर्स। तो इस तरीके के कलेक्शंस या इस तरीके के मैं सेट की बात करूं जिनमें एंडिंग पॉइंट पता ही नहीं चल पा रहा है, हमको बहुत दूर है भाई एंडिंग पॉइंट, हमें पता ही नहीं चल पा रहा है, तो ऐसे सेट को बच्चों हम लोग कहते हैं कि ये क्या होते हैं, हमारे इनफाइनाइट सेट होते हैं। क्लियर हो गई कहानी? आइए जरा आगे की तरफ बढ़ते हैं, इक्विवेलेंट की बात कर लेते हैं बच्चों और इक्वल की बात कर लेते हैं। देखिए जरा यहाँ पर मैं शादी से इसका एक एग्जांपल देता हूँ आप सभी लोगों को। शादी भाई लोग, शादी से क्या होता है, एक शादी बिफोर की बात होती है, शादी से पहले की बात होती है, एक आफ्टर शादी होती है। इन दोनों कंडीशंस को समझना। यहाँ पर क्या है, एक बॉय है और एक गर्ल है, इनके क्या है बच्चों गुण मिलते हैं। अब ये गुण को तो मैं घन मत समझना, मैं गुण बोल रहा हूँ, ये मैं हिंदी में लिख देता हूँ बेटा, गुण, गुण ऐसे लिखते हैं। गुण बच्चों क्या होता है, इन दोनों के गुण मिलते हैं, तो नंबर ऑफ गुण मिल गए, ठीक है, यानी कि इन गुणों को आप क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट बोल सकते हैं, यानी कि इनके एलिमेंट मिल गए भाई, सेम सेम, अगर गुण सेम सेम हो जाते हैं तो शादी हो जाती। लेकिन आफ्टर शादी, हमारे इंडिया में खासकर आफ्टर शादी कुछ सालों के बाद आप देखेंगे मियाँ बीवी की शक्लें मिलने लग जाती हैं बच्चों। एंड यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो मतलब शक्लें मिलने लग जाती, तो अभी तो देखो इनके गुण तो मिल ही चुके थे, लेकिन अब ये दोनों के दोनों सेम सेम दिखने लग गए बच्चों, यानी कि बच्चों यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, यहां पर हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये इक्वल थे, और यहां पर बच्चों गुण तो है ही सेम सेम, और वो लुक में भी सेम सेम हो गए हैं, यानी कि बच्चों एलिमेंट्स ऑल्सो सेम।
अब आप सोच रहे हो कुछ, मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लो यहाँ पर मैं बोल दूँ 1 2 3, यहाँ पर मैं बोल दूँ ABC। अब इन दोनों के देखो बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है, तो अगर ये A है और अगर ये B है तो मैं क्या बोलूँगा, A एंड B आर इक्विवेलेंट, क्योंकि बेटा इनके नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो सेम है। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B, ये दोनों के दोनों बच्चों सेम है, दैट्स वाई मैं बोल पा रहा हूं कि ये इक्विवेलेंट हैं। लेकिन बच्चों अगर मैं इक्वल की बात करूं तो मैं अगर एक C सेट ले आता हूं 3 2 1, अगर आप A और C की बात करेंगे बेटा तो ये दोनों के दोनों क्या होगा, इक्वल, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल हैं और जो एलिमेंट है वो भी इक्वल है। तो देखिए इन दोनों के गुण सेम थे शादी से पहले, उसके बाद वो दिखने भी सेम लग गए और गुण तो सेम थे ही थे। तो बच्चों इसे बोलते हैं हम लोग क्या, इक्वल सेट, और इसे बोलते हैं हम बच्चों क्या, इक्विवेलेंट सेट। अगर ये एग्जांपल अच्छा लगा हो कमेंट जरूर कर देना बच्चों, ठीक है ना। आइए जरा अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं बच्चों। और अगला पॉइंट जो है बच्चों आप लोगों को ये बताने के लिए है कि जो अभी हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सेट सीखे हैं उन टाइप्स ऑफ सेट्स को किस तरीके से समझना है। यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे भाई पहला सवाल आप सभी लोगों के समक्ष है कि एक ऐसा सेट है जिसमें x जो है बच्चों वो लेस देन और इक्वल टू 1 है। अगर बच्चों x जो है वो लेस देन और इक्वल टू 1 है तो और x जो है बेटा क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं भाई, 1 2 3 से ऐसे हो जाते हैं। तो ऐसे में एक और एक से कम भाई एक ही रहेगा, यहाँ पर तो एक ही एलिमेंट आ रहा है, यानी कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक ही एलिमेंट आ रहा है। बच्चों आपकी जिंदगी में आप अकेले हैं, आप है अकेले अपनी जिंदगी में, यानी कि आप क्या है, एक सिंगलेटन है। क्या आप बच्चों एम्प्टी हैं? नहीं बच्चों, ये एक्चुअल में क्या है, सिंगलेटन सेट है। सिंगलेटन सेट, इट इज नॉट एन इक्वल सेट। क्लियर हो गई कहानी? सॉरी एम्प्टी, ठीक है जी। आइए जरा अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वो बोल रहे हैं कि आपको दे रखा है 3x + 1 = 2 में 0, और x जो है बच्चों बिलोंग कर रहा है किससे, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो जरा मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ यहाँ से बच्चों। 3x + में 1 = 2 में 0, 3x = में -1, तो x की वैल्यू कितनी होगी, -1/3। पहली बात तो बच्चों ये नेगेटिव निकला जो कि नेचुरल नंबर नहीं होते। दूसरी बात बच्चों ये फ्रैक्शन में निकला जो कि नेचुरल नंबर नहीं होते। तीसरी बात इसमें बच्चों डेसिमल आ रहे हैं जो कि नेचुरल नंबर में नहीं होते। ये पूरा तामपत्र मैंने आपको पकड़ा दिया कि ये एक नेचुरल नंबर नहीं है, हैंस इट इज अ एम्प्टी सेट, यानी कि बी जो है बच्चों वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट आ रहा है जो कि -1/3 एंड इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। इसके अंदर तो सिर्फ नेचुरल नंबर होने चाहिए थे, ठीक है, इस वजह से, और ये इसके अंदर फिर अलाउड होगा नहीं, तो इसका मतलब बच्चों ये खाली रह गया, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ नेचुरल नंबर अलाउड होंगे। ठीक है जी, चलिए जी आगे की ओर बढ़ते हैं। ये दे रखा है जस्टिफाई योर आंसर। वो बोल रहे हैं कि ये दोनों के दोनों क्या हैं, एम्प्टी सेट है। चलिए जरा देख लेते हैं एम्प्टी है कि नहीं है। तो इसको पहले तो जस्टिफाई कर लेते हैं। x + में 5 अपॉन में x माइनस में 7 माइनस में बच्चों आपको 5 दे रखा है। यहाँ पर 4x माइनस में 40 अपॉन में 13 - x। तो बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले लोगों को लगा दें, जल्दी से इसको सॉल्व करना है। तो बच्चों सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम ये चीज़ यहाँ पर जाएगी, इधर तो कुछ लेने की जगह है ही नहीं। x + 5 माइनस का 5 x - 7 डिवाइड बाय बच्चों x - 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 4x माइनस में 40 अपॉन में कर लेते हैं भाई 13 - x कर लेते हैं। तो x + में 5 माइनस में 5x प्लस में 35 अपॉन में कितना आ जाएगा, x - 7 = में 4x माइनस में 40 अपॉन में 13 - x हो जाएगा बच्चों। अब देखिए जरा, अब मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनिएगा बच्चों। इसमें से अगर ये गया तो कितना बचेगा, ये प्लस का x है, ये माइनस का 5x है, तो माइनस का 4x हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस का 40 हो गया, अपॉन में x - 7 आ गया बच्चों। आ गया नहीं आ गया, आ गया जी। अच्छा यहाँ पर क्या चल रहा है बच्चों, 4x माइनस में 40 अपॉन में 13 - x। अब अगर आप लोग बच्चों ध्यान से देखेंगे, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल दूँ तो 4x माइनस का 40 हो जाएगा, अपॉन में x - 7 हो जाएगा, इक्वल्स टू में 4x माइनस में 40 हो जाएगा बच्चों, अपॉन में 13 - x हो जाएगा। इससे ये चीज़ कैंसिल आउट हो गई, -1 अपॉन में x - 7 हो गया, और 1 अपॉन में बच्चों 13 - x हो गया। ये जब -1 के पास जाएगा तो -1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी
13 माइनस एक्स से और बराबर में 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी x माइनस 7 से। यहाँ आ जाएगा माइनस का 13, यहाँ आ जाएगा प्लस का x इक्वल्स टू में x माइनस 7, x से x कैंसिल आउट हो गया। माइनस 13 बच्चों कभी भी बराबर नहीं होता माइनस 7 के, यानी कि इस इक्वेशन में जो x है ये तो उड़ गया और उसने बोला था x जो है वो कुछ इस तरीके से है, तो भाई ये तो x, ऐसा x तो एग्जिस्ट ही नहीं करता टी सेट में, यानी कि ये तो खाली हो गया ना भाई। तो ये एम पट्टी हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि x तो उड़ गया, x तो है ही नहीं, x तो एग्जिस्ट ही नहीं करता इसमें जो इस इक्वेशन को जस्टिफाई करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x तो ऐसा कोई भी x यहां पर मौजूद ही नहीं है। क्लियर हो गई कहानी? तो यानी कि बच्चों ये क्या है, एक एम पट्टी सेट है। क्लियर हो गई कहानी? आइए जरा, क्योंकि इसमें कोई भी x मुझे मिला ही नहीं, वो बोल रहा है x कुछ इस तरीके से होगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। अरे नहीं कर रहा भाई कोई भी x इसको सेटिस्फाई। क्लियर है? चलिए आइए जरा आगे की तरफ बढ़ते हैं। वो बोल रहे हैं द मंथ ऑफ द सेट ऑफ द मंथ ऑफ अ ईयर। भाई कितने होते हैं? भाई 12 होते हैं टोटल। तो ये फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा बच्चों? भाई ये तो गिनती कर ली मैंने, और मुझे स्टार्टिंग भी पता है एंडिंग भी पता है। मैंने फाइनाइट सेट के लिए आपको यही कहा था कि आपकी जिंदगी में कितनी खुशियां हैं वो आप गिन सकते हैं। तो आपने तो गिन ली भाई खुशियां, काम खत्म हो गया। क्लियर हो गई कहानी? अगला भाई 1 2 3 देखिए बच्चों, 1 2 और 3, 3 डॉट लग गए, यानी कि स्टार्टिंग यू नो अबाउट द स्टार्टिंग बट यू डोंट नो अबाउट द एंडिंग। आपको स्टार्टिंग पता है बच्चों, लेकिन आपको एंडिंग तो पता ही नहीं। और जब आपको बच्चों एंडिंग नहीं पता होती तब हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज एन इनफाइनाइट सेट। क्लियर हो गई कहानी? आइए जरा अगले सवाल की ओर चलते हैं। कह रहे हैं द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। अरे भाई लेस देन 99 नंबर ही कितने होते हैं? 98 नंबर्स होते हैं। यस और नो में पूछ रहा हूं तुमसे, क्या होगा फाइनाइट और इनफाइनाइट? वन वर्ड आंसर है भाई। 99 से पहले नेचुरल नंबर की अगर तुम प्राइम नंबर की बात करते हो, प्राइम नंबर पॉजिटिव ही होते हैं, तो कितने 98 नंबर्स हैं। अगर 99 से कम की बात करोगे तो जितने भी हुए, मान लो जितने भी हैं वो गिन तो सकते ही हो ना तुम, तो वो क्या हुए? फाइनाइट हुए। भाई फाइनाइट हुए कि नहीं हुए आप उन्हें काउंट कर सकते हो ना। टोटल 98 में से कुछ निकलेंगे प्राइम नंबर्स, तो जितने भी होंगे आप गिन सकते हैं। ठीक है, चलिए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब यहां पर बोल रहे हैं कि वो ये दोनों सेट इक्वल है कि नहीं है। जरा देखिएगा मेरी बात को। a इज इक्वल टू में कितना दे रखा है? 2 and 3। b के बारे में बात कर लेते हैं, इसके सोल्यूशन है। तो यहाँ पर 5x दे रखा है, प्लस में 6 इक्वल्स टू में 0। तो x का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों? 2x 3x प्लस में 6 इक्वल्स टू में 0। तो x कॉमन निकाल लिया बच्चों, तो x प्लस 2 आ गया, और यहाँ से बच्चों 3 निकाल लिया तो भी x प्लस 2 आ गया इक्वल टू में 0। तो x प्लस 2 यहाँ आ गया बच्चों, और x प्लस 3 यहाँ आ गया इक्वल टू में 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2 एंड -3 बच्चों। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर x की वैल्यू, यानी कि यहाँ पर जो सेट है 20 जो सेट है बच्चों, उसके अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं -2 एंड -3 हैं, और यहाँ पर जो आ रहे हैं बच्चों ये आ रहे हैं। तो क्या देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ a एंड b क्या है, तो भाई इक्विवेलेंट तो है। पहली बात तो ये है क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है, यानी कि नंबर ऑफ गुण तो लड़का लड़की में भाई सेम है। लेकिन बच्चों यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ गई कि ये दिखते एक जैसे नहीं है, यानी कि इसके अंदर एलिमेंट अलग है, इसके अंदर एलिमेंट अलग है। तो दीज आर नॉट इक्वल सेट्स बिकॉज एलिमेंट्स आर नॉट सेम। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ दीज टू सेट्स आर नॉट इक्वल सेट because elements are not same। क्लियर हो गई कहानी बच्चों? आइए जरा हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले की तरफ। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ए सेट के बारे में, तो ए के अंदर अगर मैं एलिमेंट्स के बारे में बात करूँ तो ये फॉलो है, ये वुल्फ है। तो फॉलो और वुल्फ की बात भी करें अगर हम लोग, तो इसके अंदर देखो रिपीटेड तो लिखते नहीं, एक बार एफ लिख दिया, एक बार ओ लिख दिया, एक बार एल लिख दिया और एक बार डब्ल्यू लिख दिया। बी में भी बच्चों ऐसे ही करूँगा, एक बार डब्ल्यू लिख दिया, एक बार ओ लिख दिया, एक बार एल लिख दिया, एक बार एफ लिख दिया। तो इसके अंदर भी 4 हैं, इसके अंदर भी 4 हैं, एफ एफ, ओ ओ, एल एल, डब्ल्यू डब्ल्यू। तो बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और एलिमेंट्स भी सेम है, दोनों चीज़ें सेम है। तो मैं बोल सकता हूँ A इज इक्वल टू बी है, बिकॉज पॉइंट A इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट भी बराबर है, पॉइंट B इसमें एलिमेंट्स भी सेम है। ठीक है, चलिए जरा अब बात करते हैं बच्चों हम लोग किसके बारे में? सबसेट के बारे में बात करते हैं।
तो यहाँ पर बच्चों अगर मैं कभी भी सबसेट के बारे में बात करूँगा देन डेफिनेटली आई वांट कि भाई मैं आपको इसके बारे में कुछ चीज़ें बता पाऊँ, ठीक है, सो दैट ताकि आप लोगों का ना जो सेंस है इसको समझने के लिए वो बहुत मतलब मन से तुम लोग एकदम पक्के हो जाओ कि हाँ भाई मैं सेट पढ़ने के लिए उतर हूँ यहाँ पर। तो मैं आप लोगों को बच्चों यहाँ पर समझाता हूँ एक्चुअल में सबसेट होता क्या है, सबसेट को समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों देखिए अगर मैं आप लोगों से एक बात करूं, देखो रिलेशनशिप की बात कर, अब तुम देखो रिलेशनशिप ना को एक ही जगह पे मत लेके जाना, ठीक है। रिलेशनशिप अगर बच्चों मैं सेट की बात करता हूं, सेट की रिलेशनशिप एक तो होती है एलिमेंट के साथ और एक होती है बच्चों किसके साथ, सेट के साथ। कभी भी अगर एलिमेंट के साथ रिलेशनशिप होगी तो हमेशा यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, ये इससे बिलोंग करता है या नहीं करता है। अगर सेट के साथ होगी तो क्या आएगा, ये इसका सबसेट है या नहीं है, ये चीज़ आएगी, ठीक है। या तो होगा या तो नहीं होगा, या तो बिलोंग करेगा या तो नहीं करेगा भाई। चलो बात करते हैं यहाँ पर। मान लीजिए मैंने एक ए सेट ले लिया जिसमें मैंने दे दिया 1 2 3 4, इस तरीके से मैंने दे दिया। बी सेट मैंने दे दिया बच्चों एक कुछ इस तरीके से 1 2, और बच्चों मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 और मैंने यहाँ पे लिख दिया 5। अब बच्चों मेरी एक बात सुनना ध्यान से, मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। मेन सेट आपका ये है, मान लीजिए ए है 1 2 3 4। एक रिलेशनशिप मैं देख रहा हूँ एलिमेंट्स के साथ, 3 के साथ देख रहा हूँ, 5 के साथ देख रहा हूँ, या इस तरीके से लिख देता हूँ 3 के साथ देख रहा हूँ या 5 के साथ देख रहा हूँ। और एक रिलेशनशिप बच्चों मैं देख रहा हूँ बी के साथ 1 2। अब देखिए 3 का इसके साथ बिलोंग करता है, ये कौन सा रिश्ता है बच्चों, बिलोंग वाला रिश्ता है। और हमेशा ध्यान रखना कभी भी सेट के साथ एलिमेंट क्या होता है, जो उसके अंदर दिख रहा होता है एज इट इज मैं बाहर निकाल के रख दूं उसको आप एलिमेंट बोलते हो, ठीक है। तो 3 को आप बोलोगे कि बिलोंग कर रहा है भाई ए से, और 5 को आप बोलोगे नहीं कर रहा है। लेकिन बच्चों मैंने करली ब्रैकेट लगा दिया, करली ब्रैकेट लगाते ही बच्चों ये भी क्या बन जाते हैं, सबसेट बन जाते हैं। जैसे मैं भी आपको बताऊंगा कि 1 और 2 ये एक सेट है और ये भी एक सेट है। मुझे एक बात बताओ, क्या इस सेट के सारे एलिमेंट इसके अंदर दिख रहे हैं? भाई 2 सेट है और इनके बीच में कोई रिश्ता बन सकता है, तो किसका बन सकता है, या तो वो सबसेट होगा या तो वो सबसेट नहीं होगा। बिलोंगिंग का रिश्ता कभी नहीं बनेगा, ध्यान रखना, क्योंकि बिलोंग का रिश्ता तो एलिमेंट के साथ बनता है, सेट के साथ नहीं बनता। बराबरी के लोगों के बीच सिर्फ बराबरी की बातें होती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर 1 2 3 दे रखा है, यहाँ पे 1 2, तो देखिए इसके सारे एलिमेंट इसमें दिख रहे हैं। अगर ऐसा दिख रहा है तो ये इसका सबसेट हो गया, यानी कि B इज अ सबसेट ऑफ A। बच्चों बात खत्म हो गई यहाँ पर, दैट्स इट। अब मान लो कि आप बोल रहे हो ये, अब बच्चों देखो 3 लिखा था, 3 को पे अगर मैंने करली ब्रैकेट बना दिया, सेट बन गया। अब ये अगर एक नया सेट है, मान लीजिए ये एक नया सेट है, क्या ये जो सेट है इसके सारे के सारे एलिमेंट ए में आ रहे हैं? भाई इसके अंदर एक ही एलिमेंट है 3 जो कि इसमें आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया बच्चों, इसका सबसेट हो गया। मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया और 5 को बच्चों मैंने एक सेट बना दिया। अब ये जो एक सेट है इसके अंदर बच्चों एक ही एलिमेंट है जो इसके अंदर नहीं आ रहा है, तो मैं बोलूँगा ये इसका सबसेट नहीं है बच्चों। बात समझ में आ गई? अच्छा, मैं एक और एग्जांपल दूंगा अभी आपको, ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊँ। एक ए सेट और लेता हूँ 1 2, ये आपकी बुक में भी दे रखा है बच्चों। अब ये देखो बच्चों, ये ना ये इसके लिए एक एलिमेंट है, मतलब अगर मैं डायरेक्टली सिर्फ ये लिख दूँ 3 और 4 ना, तो ये इस वाले सेट के लिए देखिए जो यहाँ लिखा था बच्चों, जो सेट के अंदर लिखा, अगर मैंने वो एज इट इज बाहर निकाल कर रख दिया, यानी कि ये इसका क्या हो जाएगा, एलिमेंट, यानी ये इसको क्या करेगा बच्चों, बिलोंग करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए जो एलिमेंट लिखा हुआ था, एलिमेंट था ये, अब मैंने इस पर अगर करली ब्रैकेट लगा दिया, अब बच्चों ये एक सेट बन गया, इस सेट के अंदर ये एलिमेंट है, और क्या इसके अंदर जो एलिमेंट है वो इसके अंदर आ रहे हैं, तो ये इसका क्या बन जाएगा बच्चों, सबसेट बन जाएगा। इस बात को बच्चों क्लियर रखना आप अपने दिमाग में बस। और कभी कोई आपसे बोले, देखिए ये दोनों अब अलग नहीं हो सकते, जुदा नहीं हो सकते। कोई अगर ऐसे लिख रहा है 4 5 ऐसे कर रहा है, तो दिस इज नॉनसेंस, कोई सेंस नहीं है बच्चों इसके अंदर। अगर कोई 2 और 3 को लपेट ले रहा है, तो ये दिस इज ऑल्सो नॉनसेंस। अगर कहीं पर भी जाएंगे ये दोनों हमेशा साथ जाएंगे, ठीक है, क्लियर हो गई? क्योंकि ये दोनों, ये एक एलिमेंट है बच्चों, ये एक एलिमेंट है। अब क्लियर है? चलिए जी, अब इससे ना रिलेटेड अब हम कुछ चीजें भी समझ पाएंगे। अब मैं सबसे पहले आप लोगों को सबसेट तो मैंने समझा दिया, मैं आप लोगों को समझाता हूं मैथमेटिकल सबसेट क्या होते हैं या मैथमेटिकल सेट क्या होते हैं। उसमें सबसे पहले आता है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स बच्चों क्या होते हैं, हमारे नेचुरल नंबर्स में हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें नेगेटिव नहीं होता, फ्रैक्शंस नहीं होते, ठीक है, उनको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल
जैसे होल नंबर आ गया है हमारे पास, ठीक है। अगर मैं कभी भी आप लोगों से बात करूंगा यहाँ पर होल नंबर्स की, अगर मैं बात करूंगा आप लोगों से, देखिएगा होल नंबर से पहले आते हैं हमारे क्या बच्चों, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को बच्चों हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है। ये कहाँ से शुरू होते हैं बच्चों, 1 2 3 ऐसे करके शुरू हो जाते हैं ये लोग। इसमें नो नेगेटिव, नो डेसिमल, नो फ्रैक्शन, कुछ भी नहीं आता। क्लियर। अच्छा, इसकी बात कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पर होल नंबर की बात करते हैं। होल नंबर में कुछ नहीं होता, आपके पास जितने भी नेचुरल नंबर है ना सारे उठा लाओ, ये सारे के सारे, बस इसमें एक जीरो ऐड कर देना, उसको हम लोग होल नंबर कह देते हैं। और होल नंबर को बच्चों हम लोग कैपिटल W से डिनोट करते हैं, यानी कि 1 से लेकर के अप टू इनफाइनाइट तक, 1 2 3 4, नो नेगेटिव, नो डेसिमल, नो फ्रैक्शन, किसी तरीके का कोई नंबर नहीं चाहिए, 1 2 3 ऐसे नॉर्मल नंबर्स, उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। और इसमें अगर मैं जीरो भी ऐड कर दूं तो इसको मैं बोलता हूं बच्चों क्या, होल नंबर। इसी के साथ साथ बच्चों अगर मैं इंटीजर्स की बात करूं तो जो बच्चों मैंने अभी 1 2 3 ऐसे जोड़े, इनके साथ फिर मैंने जीरो भी जोड़ दिया, तो जो 1 2 3 थे अगर उन्हीं का मैं इमेज यानी कि नेगेटिव वाले भी रख दूं उसके साथ, तो उसको मैं बोल देता हूं इंटीजर्स। लेकिन इसमें ध्यान रहे, इसमें नो फ्रैक्शन, इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं आ रहे हैं बच्चों, नो फ्रैक्शन इज अलाउड, ठीक है। हाँ, इसमें नेगेटिव नंबर अलाउड है, पॉजिटिव नंबर अलाउड है, जीरो भी है इसमें, लेकिन इसमें फ्रैक्शनल कुछ भी नहीं है। -1 -2 -3 -1 5 -5 -6 1 2 3 4 5 6 इस तरीके के नंबर ही चलेंगे इसमें, ठीक है। रैशनल नंबर में अब आप फ्रैक्शन डाल सकते हैं, मतलब देखिए पहले क्या हुआ, पहले बोला 1 2 3, फिर बोला जीरो ऐड कर लो तो होल बन गया, फिर -1 -2 -3, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं फ्रैक्शनल वाले, यानी कि इनके बीच वाले नंबर भी ले आओ। लेकिन फ्रैक्शनल में भी जब कभी भी कोई भी नंबर बच्चों फ्रैक्शन में आता है, आपको पता है वो क्या हो जाता है, डेसिमल में आ जाता है, ठीक है। अब डेसिमल में दो तरीके के नंबर होते हैं, एक तो क्या होते हैं बच्चों टर्मिनेटिंग, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होते हैं क्या बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में बच्चों क्या होता है, दो तरीके आ जाते हैं, एक में क्या हो जाता है रिपीटिंग, और एक में आ जाते हैं बच्चों क्या नॉन रिपीटिंग। तो अगर बच्चों टर्मिनेटिंग है वो और नॉन रिपीटिंग, अगर रिपीटिंग है और टर्मिनेटिंग है, मतलब टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग में अगर रिपीटिंग है, तो इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, रैशनल नंबर। क्या बोल देते हैं हम इनको, रैशनल नंबर। लेकिन बच्चों अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है, फ्रैक्शन में, पहली बात तो जो ये वाले नंबर होते हैं फ्रैक्शन में ही नहीं आ सकते। कोई भी नंबर अगर फ्रैक्शन में आ गया, कोई भी नंबर बच्चों अगर फ्रैक्शन में आ गया, समझ लो वो रैशनल है। और जो रैशनल में, जो फ्रैक्शन में नहीं आ सकते, उन्हें हम बोलते हैं इरैशनल नंबर, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। जैसे √2, √3, √5, इस तरीके के नंबर्स को आप कभी भी फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, और जिनको आप फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते उनको हम लोग बोलते हैं क्या, इरैशनल नंबर। और हमेशा इस बात को ध्यान रखना बच्चों, जो इरैशनल नंबर होते हैं उन्हें आप फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो अगर मैं एक चार्ट बनाऊं या अगर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं, ठीक है, ये सारे के सारे बच्चों क्या हैं आपके पास, रियल नंबर्स हैं। आधा बसा हुआ है इरैशनल और आधे में है रैशनल, इधर की तरफ। यहाँ ये वाला सारा पार्ट जो है ये फ्रैक्शन से रिलेटेड है। इसमें आ गए आपके इंटीजर्स। इंटीजर में अगर आप नेगेटिव वालों को छोड़ दो तो जीरो और पॉजिटिव वाले बचे, ये बचे आपके होल नंबर। उसमें से जीरो हटा दो, बचे क्या, सिर्फ आपके नेचुरल नंबर। देखो ये रहे नेचुरल नंबर, ये रहे होल नंबर, ये रहे इंटीजर्स, ये रहे बच्चों आपके रैशनल नंबर, ये रहे बच्चों आपको इरैशनल नंबर। क्लियर हो गई बच्चों कहानी आपको। यानी कि कुल मिला के बात ऐसी है, कैपिटल R रियल नंबर ये हो गए बच्चों, ठीक है। ये हो गए आपके क्या, रियल नंबर। फिर नीचे की तरफ आया आप, ये क्या हो जाएंगे बच्चों आपके रैशनल नंबर हो गए, और ये क्या हो गए बच्चों आपके इरैशनल नंबर हो गए। फिर इसके बाद रैशनल नंबर में भी दो तरीके से कूदेंगे आप। यहाँ पर आ गए आपके डेसिमल वाले, या फिर आप मैं कहूँ फ्रैक्शनल वाले आ गए आपके, P/Q वाले, जिन्हें आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। फिर क्या आ गए आपके यहाँ पर जो बचे वो इंटीजर्स आ गए, पॉजिटिव नेगेटिव वाले। फिर क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास, यहाँ पर सिर्फ नेगेटिव वाले रहने दो, और यहाँ पर जीरो एंड पॉजिटिव वाले आ गए आपके पास। इनको क्या बोलते हैं आप लोग, इनको आप बोलते हैं होल नंबर। फिर इनको भी दो हिस्सों में बांट दो, एक में जीरो रहने दो, एक में सिर्फ 1 2 3 रहने दो। इसको क्या बोलते हैं बच्चों आप लोग, इसको आप बोलते हैं नेचुरल नंबर। बस इस तरीके से बच्चों बट गए सब कुछ। इरैशनल क्या होते हैं बच्चों आप लोगों के पास, ये होते हैं बच्चों आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। बस इस बात का ध्यान रखना। और इन्हें बच्चों कभी भी आप P/Q की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये चीज भी क्लियर कर दिया आपको। चलिए अब सबसेट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, सो दैट आपको जो सबसेट का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो पाए, कोर कॉन्सेप्ट आप समझ पाए इसको,
ठीक है जी। तो देखिए आप लोगों के पास क्या दे रखा है, एक फाइव दे रखा है, मैं एक बार यहाँ पे देख लेता हूँ, चेकआउट कर लेता हूँ क्या क्या हम लोगों को दे रखा है। हम लोगों को एक तो बच्चों फाइव दे रखा है, और हमेशा ध्यान रखना फाइव जो होता है इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ एनी बच्चों, किसी भी ऑफ एनी सेट। ये जो है बच्चों ये सबका सबसेट होता है, ठीक है। तो यहां पर ये दे रखा है, और ए कितना दे रखा है बच्चों आपको 1 2 दे रखा है, एंड बी कितना दे रखा है आपको 1 4 8 दे रखा है। तो आपसे पूछा गया है कि 5 जो है क्या वो बी का सबसेट है। भाई 5 तो सबका सबसेट होता है, इस बात का ध्यान रखना होगा हमें। 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, यहां पे मैं लिख देता हूं एवरी सेट, और हर सेट अपना भी सबसेट होता है। जैसे मैं बोलूं ए क्या ए का सबसेट है, बिल्कुल है। बी क्या बी का सबसेट है, बिल्कुल है, बल्कि बराबर भी है, तो इस तरीके से बराबर का भी साइन लगेगा। अगला, तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं हमसे ए क्या बी का सबसेट है बच्चों, ए क्या बी का सबसेट है। भाई ए के अंदर एलिमेंट देखें 1 और 2, भाई बी के अंदर एलिमेंट देखें 1 4 8। क्या बच्चों ए के सारे एलिमेंट बी में है? नहीं है, 1 है, अच्छी बात है, लेकिन सारे नहीं है बच्चों। तो मैं बोलूँगा ये इसका सबसेट नहीं होगा बच्चों, ठीक है जी। आइए जरा, वो बोल रहे हैं कि ए जो है वो बी 5 का सबसेट है। अगर आप ध्यान से समझेंगे ए जो है वो 5 का सबसेट है। अब 5 तो क्या होता है भाई, 5 तो खाली होता है भाई। और मैंने बोला था आपको कि ए, अभी इससे छोटा तो कुछ नहीं होगा, ए का सबसेट होता है, बी का सबसेट होता है, डी का सबसेट होता है, ऐसे होता है ना, ये मैंने बताया था आपको। अब भाई इससे छोटा क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं ना कि ए के अंदर भाई 1 2 3 एलिमेंट हैं, और मान लीजिए बी के अंदर आपके पास 1 2 एलिमेंट हैं, तो मैं बोलूँगा बी इज अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि बी के अंदर जो एलिमेंट है वो ए के अंदर है। पर यहाँ तो बड़ा वाला जो सेट है जिसको हम बड़ा सेट बोले, इसके अंदर तो वैसे ही कुछ नहीं है, तो इसके अंदर क्या होगा, तो ये दोनों एक दूसरे के, मैंने क्या बोला था, ये दोनों एक दूसरे के बराबर भी होते हैं, क्योंकि ये छोटा तो हो नहीं सकता। अभी और कितना छोटा हो जाएगा भाई, इसके अंदर ही जब कोई एलिमेंट नहीं तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर भी नहीं होंगे। तो दैट्स वाई हम बोल सकते हैं ए इज 5 सेट, क्योंकि इससे कम एलिमेंट तो हो ही नहीं सकते ना, क्योंकि इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, तो इसके अंदर इससे कम क्या होगा, कुछ भी नहीं, इनके दोनों बराबर होंगे। दैट्स वाई ए इज अ 5 सेट, ठीक है। आइए जरा यहाँ पर बात करते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉन्सेप्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो यहाँ पर ए अगर मुझे दे रखा है बच्चों, क्योंकि ए है, बी है, सी है, सी भी दे रखा है यहाँ पर, और ई भी दे रखा है, मतलब कि ए बी। अच्छा यहाँ पर अगर कोई आपसे पूछ लेना नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, तो आप 4 ही बताएंगे, 1 2 3 और 4, क्लियर है। तो अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि ये जो सी और डी है बच्चों, ये एज इट इज़ यहाँ पे था, यानी कि ये एलिमेंट मैंने उठा के यहाँ पे रखा, यानी कि ये क्या एक एलिमेंट है, और एलिमेंट सेट से हमेशा क्या करता है, बिलोंग करता है। तो यानी कि पहला वाला जो है बच्चों वो पूरी तरीके से करेक्ट है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर सी और डी ऐसे लिख दिया, ये तो एलिमेंट था, लेकिन बच्चों मैंने दोबारा से कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। अब ये क्या बन गया बच्चों, ये एक सेट बन गया। अब सेट क्या करेगा, इससे बिलोंग करेगा, ये भी पूरी तरीके से क्या है बच्चों, करेक्ट है। आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा, अब आपसे वो बोल रहे हैं कि ए सेट जो है बच्चों आपके पास वो 3 4 5 ऐसे कर दिया और 6। अब देखिए बच्चों 4 और 5 की बात कर रहे हैं हम, 4 और 5, ये तो बच्चों इसके अंदर जो लिखा था एज इट इज मैंने लिख दिया, तो ये तो बिलोंग करना चाहिए था। अगर कोई मेरे से ये कह दे कि ये इसका बच्चों क्या है, सबसेट है, तो क्या ये बच्चों गलत बात नहीं होगी? बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, गलत होगी, बल्कि ये तो कोई बात ही नहीं हुई यार, ये तो कोई बात ही नहीं हुई, क्योंकि आप ये बोल रहे हैं कि ये एलिमेंट जो है इसका सबसेट बन जाएगा। नहीं, एलिमेंट तो बिलोंग करता है बच्चों, तो इसीलिए हमने क्या करा, बिलोंग करवाया, ठीक है। आइए जरा यहाँ पर अगला, तो वो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है यार, ये तो देखो यही बात अभी अभी हम लोगों ने की थी कि ये इससे बिलोंग करेगा। क्लियर हो गई कहानी बच्चों, है ना जी। चलिए जी अब आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों, और बहुत बढ़िया तरीके से चैप्टर चल रहा है, और चैप्टर को इसी तरीके से हमें चलाना है ना। आ जाओ यार, चलिए जी। तो 5 यार ये तो सबका सबसेट होता है, तो इसका भी होगा ही होगा ना, ऑब्वियस सी बात है यार, है ना। चलिए जी, तो यहाँ पर आ गए हम 3 और 6 की बात कर रहे हैं बच्चों, 3 और 6 उठा लिया बस। तो भाई अगर मैंने एज इट इज एलिमेंट उठाए तो एलिमेंट यहाँ तक की बात थी, लेकिन मैंने कर्ली ब्रैकेट लगा दिया तो ये सेट बन गया, और ये ऑलरेडी एक सेट है और इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, दैट्स वाई ये इसका सबसेट है बच्चों। क्लियर हो गई कहानी। आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों।
मैं इतनी तेजी से सवाल कर रहा हूँ, आप लोग भी कर सकते हैं। कैसे? अगर आपको कोई भी डाउट आए, आप डिस्क्रिप्शन में हमारी ऐप का लिंक दे रखा है, आप उसमें जाइए और जल्दी से जा करके ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, सो दैट आप सभी लोग हमारी ऐप से एनी डाउट, कोई भी डाउट है आपको, आप उस डाउट को सॉल्व कर सकें। अच्छा जी, यहाँ पर बच्चों मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। मैं क्या बात बताना चाहता हूँ? 3 तरीके के वो होते हैं। एक तो इस तरीके का होता है, एक इस तरीके का होता है, और एक इस तरीके के ब्रैकेट्स होते हैं। थ्योरी वोरी मत पढ़ो, मैं आपको ऐसे समझा दूंगा। 3 तरीके के लोग होते हैं बच्चों। एक वो लोग होते हैं जो दिखते हैं वो नहीं होते, या ये कह लो कि 3 तरीके के लोग होते हैं। जो वो बोलते हैं वो नहीं करते, जो वो नहीं बोलते हैं वो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलूँ 2 से 7, तो इसका मतलब पता है क्या है? 3, 4, 5 और 6, यानी 2 और 7 लिखा, यानी कि जो इसने बोला इसने वो नहीं किया, जो इसने नहीं बोला इसने वो कर दिया। यानी कि इसके अंदर क्या लिखा था? 3, 4, 5, 6। अगेन मैं बताता हूँ, 2 और 7। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो वो बोलते हैं वो तो वो करते ही करते हैं, जो वो नहीं बोलते वो डेफिनेटली करते हैं। जैसे हमारे राउडी राठौर, तो यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6 और 7। क्लियर हुई बात? यह तो राइम बन गई। तो 3, 4, 5, 6, 7। क्लियर हुई बात? तो यहाँ पर बच्चों 2 से लेकर 7 तक, मतलब जो बोला वो तो लिखा ही लिखा है, जो लिखा हुआ है यहाँ पे वो तो दिख ही रहा है, लेकिन जो नहीं बोला गया वो भी यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने लिख दिया है। कुछ लोग क्या होते हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं, यानी कि जो है सो है, ये ऐसा हो गया। यानी कि इनको बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों क्लोज्ड ब्रैकेट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ली ब्रैकेट। मैथमेटिकली अगर मैं देखूं इसको, तो मैथमेटिकली बच्चों मैं इसको क्या बोलता हूं, बता देता हूं। इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस ब्रैकेट, अभी बताऊंगा क्यों बोलते हैं। और इसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट ब्रैकेट। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? डिस्क्रीट ब्रैकेट। ओके जी, डिस्क्रीट ब्रैकेट बोलते हैं हम लोग इसको। अब यहां पर ऐसा क्यों होता है या फिर क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। यहां पर एक्चुअल में कंटिन्यू है, इसमें इनके बीच ना पूरी चेन बनी हुई है, 2 और 7, और उनके बीच का सब कुछ लिखा जा रहा है। इसमें भी देखो, इनके बीच का सब कुछ लिखा जा रहा है। दैट्स व्हाई दे आर कॉलिंग कंटिन्यू। एंड डिस्क्रीट क्यों है? जो लिखा जा रहा है बस सिर्फ वही है, डिस्क्रीटली हम लोगों ने एक एक करके लिख दिया है। क्लियर है? अब मान लो मैं अगर बच्चों 2 से लेकर 7 तक यहाँ ओपन लगा देता, यहाँ क्लोज लगा देता, तो क्या हो जाता? तो आता आपके पास ये आंसर 3, क्योंकि इसको इन्वॉल्व नहीं करना है, जहाँ पे ये वाला लग गया इन्वॉल्व नहीं करना, ये लग गया ये इन्वॉल्व करना है क्लोज वाला। तो 3, 4, 5, 6 और 7 ये इन्वॉल्व हो जाएगा। अगर मान लो ऐसे होता तो क्या आ जाता? तो 2, 3, 4, 5 और 6 बस। कभी मान लो अगर ऐसा हो गया 2 से 7 और यहाँ कर्ली ब्रैकेट लग गया, या फिर 2 यहाँ क्लोज ब्रैकेट लगा दिया, तो बच्चों हमेशा ये नॉनसेंस है, ये किसी भी तरीके की सेंस को क्रिएट ही नहीं कर रहा बच्चों। ठीक है? यानी क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि बच्चों ये एक अलग कैटेगरी, दिस इज अलग कैटेगरी एंड दिस इज ऑल्सो अलग कैटेगरी, डिफरेंट कैटेगरी। ठीक है जी? कुल मिला के बात ये हो गई कि ये जो चीज़ है ये कंटिन्यू है, ये चीज़ है बच्चों ये कंटिन्यू नहीं है, ये वाली चीज़ कंटिन्यू ब्रैकेट नहीं है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन सकता है, बट इसका नहीं बन सकता कॉम्बिनेशन। ठीक है जी? चलिए आइए जरा आगे की ओर बढ़ते हैं। ये रहा, अगर मैं आगे की तरफ बढ़ूं बच्चों, तो यहां पर मुझे ब्रैकेट लिखना है। अब अगर मुझे ब्रैकेट लिखना है तो क्या हो रहा है? -12, और वो बोल रहा है यहाँ ये भी है, और यहां से -10 तक। तो -12 से -10 तक जा रहा हूं बच्चों मैं, तो और 12 भी इंक्लूड कर रहा हूँ, 10 भी इंक्लूड कर रहा हूँ। यानी कि बच्चों जो मैं लिखूंगा वो तो मैं लिखूंगा ही लिखूंगा यार, -10 भी यहाँ पे लिखूंगा, और ये दोनों भी इंक्लूड होंगे, ये दोनों भी इंक्लूड होंगे, और उनके बीच के सारे नंबर इंक्लूड होंगे, तो बस सारे नंबर आ गए। यानी कि मतलब ये थोड़ा मैं ज़्यादा दूर लिख दिया, -12, -10 और इस तरीके से बस लिख दिया मैंने ब्रैकेट में। देख लो सारे के सारे नंबर्स के अंदर आ गए। -12 और -10 तो आए, और -12 और -10 के अलावा जो उनके बीच के नंबर है, क्योंकि उसने बोला भी है -12 और -12 से बड़े नंबर, -10 और -10 से छोटे नंबर सारे के सारे लिख दो। तो इसका मतलब क्या हो गया? हम लोगों ने ये लिख दिए। अगर वो ऐसा बोल देता कि -12 और इस तरीके से लिख देता वो, और ऐसा कर देता, तो मैं -12 पर तो ये लगा देता और 10 पर बच्चों में ये लगा देता। ठीक है? अगर मान लो वो ये लिख देता कि -12 से इस तरीके से कर लो, तो मैं क्या कर देता बच्चों? मैं -12 पर भी यही लगा देता और 10 पर ये, बस बात खत्म हो गई। क्लियर हो गई कहानी? आइए जरा बच्चों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वेन डायग्राम्स, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको मैं समझाना चाहता हूं।
ये सबसे ज़रूरी है। ये सारी की सारे ये जितने भी मैं अब आप लोगों को बताऊंगा सारी की सारी चीज़ें, आप लोग कभी भी इसमें क्वेश्चंस जब कभी भी आप लोग सॉल्व करेंगे तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका है। उस तरीके को बस विजुअलाइजेशन अगर आपकी अच्छी हो गई देन आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपकी विजुअलाइजेशन अच्छी नहीं है देन आप लोग फंसेंगे, कंफर्म है आप लोग फंसेंगे। ठीक है, देखो भाई लोग, कभी भी लाइफ में हम लोगों को वेन डायग्राम बनाना होगा, हमेशा ध्यान रखना दिस इज आवर यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? ये पूरा ब्रह्मांड, मतलब कि अगर मैं बात करूं आप लोगों से इसके बारे में, रियल नंबर्स के बारे में, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, जैसे कि रियल नंबर्स के बारे में अभी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे ना, तो रियल नंबर्स कहाँ गए? ये रहा, ये पूरा रियल नंबर है। इसके अंदर देखो इंटीजर भी है, होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी, ये सब है। तो रियल नंबर, व्हाट इज रियल नंबर? देन रियल नंबर इज यूनिवर्स। और इसके अंदर जो है बच्चों क्या है? होल नंबर, छोटे छोटे प्लैनेट्स हैं, होल नंबर है, नेचुरल नंबर्स है, इंटीजर्स हैं, इस तरीके की चीजें। करेक्ट? जैसे मैं और आगे की तरफ बढ़ूंगा ना, अभी आपको और अच्छे से समझाऊंगा, अभी और अच्छे से समझाता हूँ। तो यहाँ पर बच्चों अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ इसके बारे में, तो मैंने यहाँ पर ये यूनिवर्स कर दिया। अब मान लीजिए आप लोगों के पास एक सेट है, मैं यहाँ से पेन ले लेता हूँ, मैं यहाँ पर एक सेट ले लेता हूँ, यहाँ पर 1 2 3 है। मैं यहाँ पर एक और सेट ले लेता हूँ, यहाँ पर दे रखा है 4 5 6, एक और सेट ले लेता हूँ 7 8, और कुछ एलिमेंट है जैसे 9 10 है, जैसे 9 10 यहाँ बाहर लिखे हुए हैं। एक सेट है उसमें 1 2 3 है, एक सेट है 4 5 6 है, एक सेट है 7 8 है, उसमें ये ए है, ये बी है, ये सी है। देखिए बच्चों ये पूरी दुनिया है, इसके अंदर ए भी है, बी भी है, सी भी है, और कुछ एलिमेंट बाहर भी घूम रहे हैं अकेले अकेले। तो दिस इज कॉल्ड यूनिवर्स, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। ओके, और जो इसके अंदर होंगे, ऑब्वियस सी बात है ना बच्चों, देखिए अगर मैं बोलूँ ए क्या सबसेट है इसका, ऑब्वियस सी बात है भाई, ए के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में हैं। क्योंकि अब अगर मैं यूनिवर्सल सेट की बात करूं तो उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 सारे के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के अंदर ही तो है। मैं बी की बात कर लूं, बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ, अगर मैं सी की बात करूं, सी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ यूनिवर्स। क्लियर हो गई कहानी? डन है? आइए जरा और आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों। यूनियन, यूनियन का मतलब बच्चों क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है बच्चों ठेकेदार लोग या कारीगर लोगों की बात कर लेता हूं मैं यहाँ पर, जो कि पूरे इंडिया को चला रहे हैं इस वक्त। अल्टीमेटली मैं यहाँ पर बात करूंगा कि कभी मान लीजिए कभी कोई एक कंपनी है, ठीक है, इस कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट 1 डिपार्टमेंट 2 डिपार्टमेंट 3, इस तरीके के। मान लीजिए सैलरी नहीं आ रही है भाई साहब इन लोगों की, इन लोगों ने सोचा कि भाई साहब अब अनशन कर देंगे। भाई अनशन करने के लिए उन सबको यूनाइट होना पड़ेगा, यूनियन बनानी पड़ेगी कि कारीगर और कारीगर समिति या कारीगर आंदोलन करना पड़ेगा उन्हें। उसके लिए ये लोग क्या करेंगे? सब लोग आकर के एकजुट हो जाएंगे, यानी कि ये यूनियन बना लेंगे बच्चों अपना, यानी कि D1 यूनियन D2 यूनियन D3, यानी कि इसके अंदर जितने भी लोग होंगे, जितने भी लोग हैं इनके अंदर, सबके सब एक साथ एक ही जगह पर आ जाएंगे। कहने का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लीजिए अगर ए सेट है बच्चों 1 2 3, बी सेट है बच्चों 4 5 6, और मैं बोल दूं यहाँ पर 3, तो यहाँ पर ए यूनियन बी। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो 2 डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं, लेकिन भाई जब सबको यूनियन करोगे वो बंदा तो एक ही बार गिना जाएगा ना। तो ऐसे ही होगा यहाँ पर भी कि भाई 1 2 3 4 5 6, अब 3 देखो दोनों में, लेकिन आएगा तो एक ही बार। और हम लोगों ने तो पहले ही कहा था सेट के अंदर कभी भी एलिमेंट को रिपीट हम नहीं करते, इस बात का सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गई कहानी? आइए जरा बच्चों और आगे की तरफ बढ़ते हैं। यूनियन हो गया ये, ठीक है, यूनियन समझ में भी आ गया। अब बात करता हूं बच्चों इंटरसेक्शन के बारे में। तो इंटरसेक्शन की बात अगर मैं करता हूं बच्चों, तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? देखो एक लाइन हमेशा जब कभी बनती है वो बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बनती है, जैसे ऐसे ऐसे पॉइंट में जोड़ता चला जाऊं तो एक लाइन बन जाती है, पूरी लाइन बन जाती है। लेकिन बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ये लाइन भी बहुत सारे पॉइंट से मिलकर के बनी है, ये वाली लाइन भी बहुत सारे पॉइंट से मिलकर के बनी, लेकिन बच्चों यहां पर जो पॉइंट्स होंगे क्या वो इन दोनों में क्या होंगे बच्चों? कॉमन होंगे? नहीं होंगे। जहां पर इंटरसेक्शन, ये पॉइंट क्या है बच्चों? ये पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट, बोलो जी, है ना? तो ये चीज हो गई बच्चों। अब यहां पर अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ए के अंदर 1 2 3 है, बी के अंदर 3 4 5 है, तो मैं अगर आपसे बोलता हूं कि ए इंटरसेक्शन बी बना दो, तो यानी दोनों में कॉमन क्या है भाई? दोनों में कॉमन तो सिर्फ एक ही चीज है, 3 आ रहा है। इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों? इन दोनों लाइंस में कॉमन क्या है? ये वाला पॉइंट है। क्लियर हो गई बच्चों बात? समझ में आ गई बच्चों बात?
दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्शन, तो दोनों में कॉमन हो। ठीक है जी, आइए अगले पॉइंट के बारे में बात करता हूँ। डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब यह है कि उसमें कोई भी जॉइंट ही ना हो, देयर इज नो जॉइंट, ब्रेकअप के बाद कोई जॉइंट नहीं होता, दैट्स डिसजॉइंट। यानी कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब 1 2 3 बी, 4 5 6। अब मैं आपसे पूछ लूं कि ए इंटरसेक्शन बी, तो बच्चों दोनों में कॉमन क्या? अरे घंटा नहीं है बच्चों, कुछ भी कॉमन, कुछ भी नहीं आ रहा कॉमन। यानी कि आप क्या बोलेंगे? 5, दैट्स ऑल। जब कुछ भी नहीं कॉमन तो क्या बोलेंगे? इंटरसेक्शन इज 5, और अगर इफ इंटरसेक्शन इज 5 देन दीज टू सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। ओके, चलिए जी अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अब ये प्रॉपर्टीज हैं बच्चों, आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टीज हैं। कोई बात से पूछ ले आइडेम्पोटेंट, जैसे कोई वाइवा होगा तो कोई पूछ ले तो आप वहां पे बता सकते हैं। आइडेम्पोटेंट का मतलब क्या? खुद के साथ ही वो करके देखा जाए, खुद के साथ ही करके देखा जाए। मतलब क्या? ए यूनियन ए। भाई अगर ए वाले लोगों को ही 2 बार अगर आप यूनियन बना भी लोगे तो लोग तो रिपीट हो गए, लेकिन रिपीट होने का मतलब ये तो नहीं है कि हर आदमी को 2 बार लिखोगे। अगर मैं आपसे कह दूं कि आपका ए सेट है बच्चों 1 2 3, अगर आप ए यूनियन ए कर दो तो सारे एलिमेंट मिला लो, तब भी तो बेटा यही आएगा। आप किसी एलिमेंट को 2 बार तो नहीं लिख दोगे। तो यानी कि ए यूनियन ए भी बच्चों कितना आएगा? ए आएगा, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग इट ए। अगर मैं ए इंटरसेक्शन ए कर दूं तो बच्चों ए और ए में कॉमन क्या? ए ही तो हो गया। मैं बोलूं इसमें और इसको दोबारा से लिख लो, इन दोनों में कॉमन क्या? भाई कॉमन अगर निकालोगे तो ए ही आएगा ना। तो ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। अगर बच्चों मैं बात करता हूं आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ का मतलब क्या है? आइडेंटिटी मतलब कि वही का वही दोबारा वहां आ जाए। यानी कि अगर मैं ए के साथ यूनियन कर रहा हूं 5, मतलब ए के साथ में खाली सेट, मतलब कि एक डिपार्टमेंट है उसमें लोग ही नहीं है, और एक डिपार्टमेंट उसमें बहुत सारे लोग हैं या लोग हैं, मान लो इन दोनों का यूनियन बना देता हूं, तो बेटा इसमें तो वैसे भी नहीं था, तो इसमें एलिमेंट किसके रहे? इसी वाले डिपार्टमेंट के तो रहे। तो यानी कि यहां पर अगर मैं इसके साथ खाली सेट जोड़ भी दूंगा तो भी क्या आएगा बच्चों? ए आएगा। अगर मैं ए और यूनियन में, यानी पूरी दुनिया में, पूरी यूनिवर्स में, अगर ये पूरा यूनिवर्स है बच्चों, ये पूरा यूनिवर्स, यहां पर बच्चों सिर्फ ए है, अगर इन दोनों में मैं कॉमन पार्ट या इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट देखूं तो बेटा यही तो आएगा कॉमन पार्ट। ये पूरी दुनिया है, ये सिर्फ ए है, इन दोनों का कॉमन पार्ट बच्चों यही आ रहा है, तो यानी ये क्या हो जाएगा बच्चों? ए ही आएगा इसका आंसर। क्लियर हो गई कहानी? आइए जरा और आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों। कम्यूनिटेटिव लॉ मतलब कि ए यूनियन बी अगर लिखा है तो आप उसको बी यूनियन ए भी लिख सकते हैं आगे पीछे, यानी कि ए प्लस बी लिखा है तो आप उसको बी प्लस ए लिख सकते हैं, वही वाली कहानी हो गई। अगर ए इंटरसेक्शन बी लिखा है या बी इंटरसेक्शन ए लिखा है, बात एक कोई है। ठीक है, यहां पर बात कर लेते हैं। ये काफी बढ़िया लॉ है बच्चों, इसको समझेंगे तो काफी मजा आ जाएगा आपको। कभी भी अगर ऐसा लिखा होता है, देखो मैं इसको तुम्हें ऐसे समझाता हूँ, कभी यहाँ पे ऐसा लिखा 3 × में 4 + 5, तो तुम क्या करते हो? 3 × में 4 प्लस में 3 × में 5, यानी ये जो बाहर वाला साइन है इसके साथ भी जाता है और बच्चों इसके साथ भी जाता है। तो देखो ये बाहर वाला साइन बेटा इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी जाएगा। तो देखो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, ए यूनियन सी। मतलब कहने का तो यही मतलब है वैसे तो, देखो इन तीनों में ही हो गया ना ये, तो दैट्स वाई यहाँ पर ऐसा हो रहा है। मैं यहाँ पर एक मिनट, ये वो वाली प्रॉपर्टी नहीं जो मैं बताने वाला था, ऑल्दो खैर यहाँ पर इंटरसेक्शन और यूनियन, यहाँ पर अगर इंटरसेक्शन लगा होता, पर खैर अभी वाली प्रॉपर्टी आगे आ जाएगी, मैं दोबारा समझा दूंगा। तीनों के बीच में यार यूनियन लगा है, मतलब तुम डायरेक्टली ये भी लिख सकते थे ना, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब क्यों क्या होता है, एक टाइम पे 2 ही सेट में हो सकता है, तो इसमें पहले उन्होंने ये कर दिया, फिर कह रहे चाहे पहले इसे कर लो या फिर बेटा पहले आप इसे कर लो, बात एक को ही है, बस वो यहाँ पर ये समझाना चाह रहे हैं। क्लियर है? आइए जरा, ठीक है, यहाँ पर अब देखो ये आ गया जो मैं समझाना चाह रहा था। मैं समझाना ये चाह रहा था 3 × में 4 + 5 लिखा था, तो क्या हो रहा था? 3 × में 4 प्लस में 3 × में 5, यानी कि ये वाला साइन इसके साथ भी गया था और ये वाला साइन इसके साथ भी गया। तो देखो यूनियन है, ये ए के बी के साथ भी जाएगा और बेटा सी के साथ भी जाएगा, और ए यूनियन ही, ए यूनियन बी, फिर ए यूनियन सी, और जो बीच वाला साइन होता है यानी कि जो इनके बीच में साइन था वो देखो इधर ही रहता है बीच में। ठीक है, सिमिलर विद दिस, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, बीच में यूनियन वाला साइन है वो यहीं पे आ जाता है। देखो क्लियर हो गई कहानी? इस तरीके से करेंगे। ओके, आइए जरा एक मिनट, अब मैं 1-2 प्रॉपर्टी और बता दूं कि कभी भी अगर ए इंटरसेक्शन बी लिखा हो बच्चों और ऊपर से कॉम्प्लीमेंट आ जाए, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? ए का कॉम्प्लीमेंट फिर यूनियन और बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये ए पर भी आ जाएगा और ये बी पर भी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, और ये साइन इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे मान लो अगर ए यूनियन बी लिखा होता
कॉम्प्लीमेंट कर देते तो ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाता, ये यूनियन क्या बन जाता है इंटरसेक्शन, और बी क्या हो जाता है कॉम्प्लीमेंट। अच्छा ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है आप में से कुछ ये सोचेंगे, तो मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ पर ये एक ए सेट है, ये यूनिवर्सल है, मैं अगर बोलूँ ए का कॉम्प्लीमेंट, तो बाहर ए से बाहर ए को छोड़ करके बाहर का जो कुछ भी है वो सब कुछ क्या हो जाता है आपका ए का कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि मान लो कि यूनिवर्सल सेट में आपको 1 2 3 4 5 दे रखा है, और ए सेट जो है उसमें 1 2 दे रखा है। अगर मैं ए का कॉम्प्लीमेंट बोलूँ तो इसको छोड़ दो, बस ए को छोड़ दो, बाकी सारा पूरी दुनिया में, बाकी पूरी दुनिया में है क्या, ये सब है, इसको छोड़ दो बस, तो बचा कितना 3 4 5। आ गई बात समझ में, क्लियर? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों। बस अब देखो एक एक करके समझेंगे। यहाँ पर ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है बच्चों, तीनों हिस्से, ये वाला हिस्सा भी चलेगा, ये वाला हिस्सा भी आएगा और ये वाला हिस्सा भी आएगा, क्योंकि इसमें ए वाला बी वाला दोनों पार्ट आ रहे हैं। इसको हम ए यूनियन बी भी बोल सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं ए और बी। मतलब कहने का मतलब क्या होगा यहाँ पर ए और बी, कि आपको यहाँ से कोई भी एलिमेंट उठाएंगे, आप यहाँ से या तो आप यहाँ से उठाएंगे, या तो आप यहाँ से उठाएंगे, या तो आप यहाँ से उठाएंगे। तो यहाँ पर ए देखो, ये या तो कोई आप आंख बंद कर उठा लो तो आप ये बोलोगे या तो ये ए से होगा या तो ये बी से होगा, क्योंकि या तो आप ए उठाएंगे, या तो सी उठाएंगे, या तो बी उठाएंगे, और कभी भी आप उठाएंगे ये दोनों में से कोई ना कोई एक तो होगा ही होगा, है ना, यही बात है। लेकिन अगर सिर्फ आप इसकी बात करते हैं बच्चों, सिर्फ इसकी बात करते हैं, तो आप बोलेंगे ए एंड बी। क्यों बोलेंगे आप ऐसा? क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है वो ए से भी आएगा और बी से भी आएगा, डेफिनेटली, डैम श्योर है आप। लेकिन बच्चों इस वाले में आप डैम श्योर नहीं है, आप ये बोलेंगे कि यार देखो मैंने उठा लिया, या तो ये ए से होगा या तो बी से होगा, क्या पता दोनों से भी हो जाए, किसी एक से तो होगा, ठीक है। अच्छा ये जो ए वाला हिस्सा है बच्चों, ये जो ए वाला हिस्सा है इसको हम ओनली ए भी बोलते हैं, और हम इसे ए माइनस बी ओनली ए भी बोलते हैं, एंड हम लोग इसे ए माइनस बी से डिनोट भी कर लेते हैं। जो बी वाला हिस्सा है बच्चों ये क्या होता है हमारा ए इंटरसेक्शन बी होता है। ये जो सी वाला हिस्सा है बच्चों ये हमारा बी माइनस ए होता है, या फिर हम इसको ओनली बी भी बोलते हैं। अब आप बोलेंगे इसको आप ओनली ए बोल रहे हैं, तो ए क्या होगा बेटा, ए ये है, और ओनली ए जो है ना, ओनली ए ये ब्लू से है। क्यों है ये? क्योंकि ओनली ए वाले में बेटा बिल्कुल भी कहीं भी बी का पार्ट नहीं आ रहा है। इस ए की बात करेंगे तो इसमें बी का हिस्सा भी आ रहा है बच्चों, लेकिन इस ओनली ए की बात करेंगे जहां मैंने ब्लू वाला करा, यहां पर सिर्फ ओनली ए आ रहा है बच्चों, क्लियर है। तो ओनली ए का मतलब यह वहां पे और किसी सेट की कोई इन्वॉल्वमेंट होनी ही नहीं चाहिए, क्लियर है। आइए जरा और आगे की ओर चलते हैं। दिस इज कॉल्ड 3 सेट्स। तो 3 सेट में भी बच्चों आप हर तरफ नामांकन करना जरूर से ध्यान रखें। अगर आप एग्जैक्टली 1 की बात करते हैं तो यहाँ से ए से सी से और डी से उठाएंगे, नहीं तो आप हमारे लाइव सेशंस में जुड़िए, हम वहाँ पर आपको बता रहे हैं बी में, ई में, जी में, ये एग्जैक्टली 2 के लिए, और एफ जो होगा एग्जैक्टली 3 के लिए। अगर आप लोग और डिटेल में करना चाहते हैं तो डिटेल के लिए आप लोग कोर्स में भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे, नहीं तो जो सफिशिएंट नॉलेज है वो मैंने आपको यहाँ पर दे दी। वरना हम यूट्यूब पर भी लाइव करवा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारी कैल्विन लाइव ऐप को डाउनलोड करो, जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसमें डाल देना, ठीक है, आपको सोल्यूशंस मिल जाएंगे विद इन सेकेंड्स, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पर मैं इंटरसेक्शन और इन सब के ना काफ़ी सारे क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, तो मैं इन क्वेश्चंस को भी आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, ठीक है जी। तो चलिए इन सभी क्वेश्चंस को बच्चों अब अपन लोग करेंगे, और ठीक है जी, चलिए मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ। कहाँ गए क्वेश्चन हमारे, ये रहे क्वेश्चंस बच्चों हमारे। आइए जरा इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। और क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों हमें ए, एक मिनट चल रहा है, ए इंटरसेक्शन बी। बच्चों ए और बी में कॉमन क्या, भाई देखिए ए और बी में कॉमन क्या, देखो 11 और 13 ये कॉमन है, तो 11 और 13 लिख दिया, बस बात खत्म हो गई। बस इतना ही, जितना सिंपल मैं बोल रहा हूं उतना ही सिंपल है बच्चों ये एक्चुअल में, ठीक है जी। अगला अब बोल रहे ए, इन दोनों में बी इंटरसेक्शन सी, इन दोनों में क्या कॉमन बच्चों, इन दोनों में अगर हम देखें तो 11 है 13 है, इसमें भी यही कॉमन है 11 और 13। एक मिनट, पिछले वाले में क्या था बच्चों, ए और बी, ए और बी, एक मिनट रुकना बच्चों, ए और बी तो भाई 7 भी है, 9 भी है और 11 भी है, और बी और सी हमने बता दिया, ठीक है जी। यहां पर देख लेते हैं ए माइनस बी बच्चों, ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब क्या है कि ए के अंदर से बी वाला हिस्सा निकाल दो, ए के अंदर से बी वाला हिस्सा निकाल दो। तो ए के अंदर से अगर आप बी वाला हिस्सा निकालेंगे बच्चों, ए में बी का हिस्सा है क्या, ए और बी में देखो कॉमन क्या है, पहले तो ये देख लो, कॉमन है बच्चों 1 2 3, 2 है कॉमन, 4 है कॉमन, 6, बस इतने। तो ए में से ये वाले हिस्से निकाल दो,
तो ए में से बी वाला तो 2 4 6 ही आ रहा है ना, तो 1 आ गया, 3 आ गया और 5 आ गया, बस बात खत्म हो गई। अगर आपसे कोई कहते बी माइनस ए निकाल दो, तो बी माइनस ए में भी देखो दो, इसके कौन कौन से हिस्से रहेंगे, 2 4 6 रहेगा, तो इसमें भी अगर बचेगा तो क्या बचेगा, 8 और 10 ही तो बचा। ये दिस इज कॉल्ड ओनली ए, दिस इज कॉल्ड ओनली बी, क्योंकि अगर आप यहाँ पर ये बना देते हैं बच्चों तो ए और बी, देखो जरा ध्यान से, 2 4 और 6 यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 3 5 यहाँ पर लिखा हुआ है, 8 10 यहाँ पर लिखा हुआ है, ये ए है और ये बी है बच्चों। ये ओनली ए हो गया, ये ओनली बी हो गया, ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया, ये टोटल करेंगे तो ए यूनियन बी हो गया, ठीक है, और बीच वाला ए इंटरसेक्शन बी हो गया, ठीक है जी। चलिए जी, ये बोल रहे हैं कि दोनों के डिसजॉइंट सेट है। भाई देखिए इन दोनों में क्या कुछ कॉमन आ रहा है, पहले तो आप ये देखिए, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है भाई, देखो 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 भी नहीं है, यानी खाली रह गया ये, यानी कि 5 है। यानी कि बच्चों इन दोनों का इंटरसेक्शन जो आ रहा है वो 5 आ रहा है। दैट्स वाई मैं बोल सकता हूँ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। क्लियर हो गई कहानी? आइए जरा अगले सवाल की ओर चलते हैं बच्चों। अगला सवाल क्या है, ए और बी दे रखा है बच्चों, आर डिसजॉइंट सेट। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं, जरा देख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो बच्चों देखो ए कॉमन आ गया, भाई ए कॉमन आते ही ये डिसजॉइंट नहीं रहा, नॉट अ डिसजॉइंट सेट। भाई एक भी कॉमन नहीं आना चाहिए, यहाँ तो ए कॉमन आ रहा है, बी बस ए कॉमन आ रहा है, तो बच्चों एक से भी काम नहीं चलेगा। डिसजॉइंट मतलब कोई जॉइंट होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट। भाई ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए को छोड़ के बाकी सबको लिख दो, ए बी सी छोड़ दो, बस सब कुछ लिख दो, डी ई एफ जी और यहाँ आ गया एच, बात खत्म हो गई। भाई बस ए को छोड़ करके बाकी सारा लिख दो। बी का कॉम्प्लीमेंट जान रहे होंगे आप, भाई बी का कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो क्या करो, डी ई एफ जी को छोड़ दो, तो ए बी और सी और एच आ गए, बात खत्म हो गई, सिंपल, ठीक है जी। अगला सी का कॉम्प्लीमेंट, भाई सी का कॉम्प्लीमेंट भी बता देंगे, ए सी यानी बी आ गया, डी आ गया, जी यानी एफ आ गया और एच आ गया, लो जी आ गया जी, सी का कॉम्प्लीमेंट भी आ गया जी। अगला डी का कॉम्प्लीमेंट बता दो जी, डी का कॉम्प्लीमेंट भी बता देंगे जी, एफ जी एच को छोड़ दो, यानी कि ए बी सी डी और ई तक आ गया, लीजिए ये भी हो गया जी। अगला जी, तो आइए जरा अब हम लोग इस हमारे आखिरी सवाल को देख लेते हैं। और आखिरी सवाल हमसे क्या कहता है, आखिरी सवाल बच्चों हम लोगों से ये कहता है कि ए और बी दे रखा है, तो ए और बी में हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है कि अगर कभी भी ये चीज़ निकालनी होगी, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, ए इस तरीके से कोन टाइप बना दिया, बी ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए होता है बच्चों, ठीक है। तो ए में से अगर मैं बी वाले क्वेश्चन वो हटा दूँ, तो पहले तो मैं देखूंगा ए इंटरसेक्शन बी कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन भाई यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा, देख लो कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, तो ए में से बी वाला कोई हिस्सा हटेगा ही नहीं, तो ए पूरा का पूरा आ जाएगा यहाँ पे 1 3 4 यूनियन, और बी में से भी कुछ नहीं हटेगा क्योंकि कॉमन कुछ है ही नहीं, तो ये क्या आ जाएगा 2 5 9 11। तो यानी कि अगर मैं 1 2 3 4 5 9 11 ये आ जाएगा बच्चों क्या आपका ए, इस तरीके से बना दिया हम लोगों ने ये चीज़। ये फॉर्मूला याद रखना काफ़ी काम का है, पूछ लिया जाता है तो बच्चे बता नहीं पाते हैं। इसी के साथ बच्चों हमारा ये वन शॉट होता है यहीं पर एंड, और आप लोगों को आई होप मज़ा आया होगा, और अगर मज़ा आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके ये ज़रूर कहें कि यार इस वाले चैनल से आकर के पढ़। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप लोग मैथ्स में क्वेश्चन कर रहे हैं, फिजिक्स में कर रहे हैं, अटक रहे हैं, तो आप हमारी केल्विन लाइव ऐप को डाउनलोड करें। उसमें आप लोग अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो उसका स्क्रीनशॉट लें, मतलब उसका प्रॉब्लम को फोटो खींचें और हमारे ऐप में अपलोड करें। आपको विद इन अ सेकंड के अंदर हमारा डाउट इंजन आपको आंसर देगा और आप लोग इजीली अपने हर एक सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। और इसी के साथ साथ आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे पेड बैचेस में, जिसमें हम लोग आपको सिर्फ 3 से 4 हज़ार रुपये में आपके सपनों को लेकर के आ रहे हैं। तो मतलब इंतजार किस बात का है यार, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दे रखा है, फॉर्म को फिल करो। ठीक है जी, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट लाइव या फिर नेक्स्ट वन शॉट में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।